आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। जीवन असल में है क्या? वो कौन सी सबसे छोटी चीज है जिससे हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर, मतलब सब कुछ बने हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है जीवन की सबसे बुनियादी इकाई की दुनिया में, यानी कोशिका, या जिसे हम सेल कहते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह से जासूसी कहानी की तरह है। हाँ, एक जासूसी कहानी। बिल्कुल। जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने सदियों तक सुराग जोड़े और तब जाकर हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्य का पता चला। ये तो है, एक डिटेक्टिव स्टोरी ही है। तो आज हम इन्हीं सुरागों को एक एक करके देखेंगे, जानेंगे कि पहला सुराग किसने खोजा, कैसे खोजा, और ये विचार कैसे पनपा कि हमारे अंदर ही एक पूरी दुनिया बसती है। और कहानी में एक मोड़ भी है, एक ऐसा किरदार जो इन सारे नियमों को तोड़ता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पे निकलते हैं और जीवन की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1665 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के साथ। ये पहला सुराग था, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। हमारी जिंदगी की कहानी की शुरुआत एक ऐसी चीज की खोज से हुई जो जिंदा थी ही नहीं। ये कुछ अजीब नहीं है? है तो बहुत अजीब, और यही इसे दिलचस्प बनाता है। हुक असल में एक माइक्रोस्कोप बना रहे थे जो उस जमाने के हिसाब से आप कह सकते हैं काफी एडवांस था। और वो हर तरह की चीजें उसके नीचे रखकर देख रहे थे। अच्छा। तो इसी दौरान उन्होंने पेड़ की छाल के नीचे मिलने वाले कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा लिया। कॉर्क मतलब वो जो बोतलों पर लगा होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। तो जब उन्होंने उसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी हजारों छोटी छोटी खाली जगह दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी? बिल्कुल, छोटे छोटे कमरों की तरह। और इसी वजह से उन्होंने उन्हें लैटिन शब्द सेला का नाम दिया, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। एकदम सही। और इसी सेला से बना सेल। तो सोचिए, कोशितला विज्ञान की नींव ही एक मृत कोशिका की खोज से पड़ी। तो मतलब जीवन को समझने की हमारी पूरी यात्रा एक खाली कमरे की खोज से शुरू हुई। ऐसा लगा होगा जैसे किसी ने एक वीरान शहर खोज लिया हो, जहां इमारतें तो हैं पर उनमें रहने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि वो किस बड़ी खोज की दहलीज पर खड़े थे। उन्हें तो बस ये लगा कि ये पौधों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद हैं। असली कहानी तो इन कमरों के अंदर चल रही थी, ये उन्हें नहीं पता था। उन्होंने तो बस खाली ढांचा देखा था। तो अब शहर मिल गया था, भले ही वो खाली था। अब बारी थी ये देखने की कि क्या इन कमरों में कोई रहता भी है। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक और हीरो की, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हाँ, और ल्यूवेनहॉक वो कोई पेशेवर वैज्ञानिक नहीं थे। वो हॉलैंड में कपड़ों के व्यापारी थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्हें लेंस बनाने का और चीजों को बढ़ा करके देखने का एक जुनून था। और उन्होंने हुक्स से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली माइक्रोस्कोप बनाए थे। वाह। और 1674 के आसपास उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। मैंने सुना है कि ये खोज गलती से हुई थी, बगीचे में काम करते हुए। हाँ, कहानी तो यही कहती है कि उनके नाखून में कुछ मिट्टी फंस गई थी। तो बस जिज्ञासा में उन्होंने उसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और वो हैरान रह गए। उन्होंने क्या देखा? उस मिट्टी में अनगिनत छोटे छोटे जीव तैर रहे थे, घूम रहे थे। उनमें हलचल हो रही थी, वो जिंदा थे। मैं तो कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो पल कैसा रहा होगा। आपने अपने ही नाखून की मैल में एक पूरी दुनिया देख ले, एक अदृश्य ब्रह्मांड का दरवाजा खुल गया होगा। बिल्कुल। उन्होंने इन जीवों को एनिमल्क्यूल्स नाम दिया, यानी छोटे जानवर। बाद में हमें पता चला कि वो असल में बैक्टीरिया थे, जीवाणु। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने एक जीवित कोशिका को देखा था। अच्छा, तो पहली जीवित कोशिका एक बैक्टीरिया की थी। हाँ, इसके बाद उन्होंने हर चीज में इन्हें खोजना शुरू कर दिया। तालाब के पानी में, दांतों की खुरचन में। उन्होंने शुक्राणु यानी स्पर्म और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज की भी खोज की। तो अब हमारे पास पहेली के दो बड़े टुकड़े थे। हुक ने खाली कमरे खोजे और ल्यूवेनहॉक ने उन कमरों में रहने वाले छोटे छोटे जीव। लेकिन अब आज हम उस चीज की तह तक जा रहे हैं जो हम सबको हम सब बनाती है, यानी डीएनए और आरएनए। हमारे पास सेल बायोलॉजी पर एक लेक्चर का सार है और आज का मिशन एक पहेली को सुलझाना है। वो पहेली ये है कि लगभग 6 फीट लंबा डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक यानी एक बहुत ही सूक्ष्म कोशिका के अंदर पैक कैसे हो जाता है, और ये बना किस चीज से है, और कैसे कैसे ये हमारी पहचान, यहाँ तक कि हमारे लिंग को भी तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि डीएनए जैसी जरूरी चीज को इतनी कसकर, इतनी सावधानी से पैक करने की जरूरत ही क्या है? ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब छिपा है स्केल में, इसके आकार में। आप सोचिए, हमारी हर एक कोशिका जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, उसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर करीब 6 फीट लंबा डीएनए का धागा होता है। 6 फीट! ये तो मुझसे भी लंबा है।
और ये सब एक नन्ही सी कोशिका के अंदर। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने एक पूरा हवाई जहाज एक सूटकेस में पैक कर दिया हो। बिल्कुल, ये सादृश्य बहुत सटीक है। और जैसे हम सूटकेस में कपड़े तह करके रखते हैं, वैसे ही कोशिका डीएनए को बहुत ही करीने से पैक करती है। अगर ये धागा ऐसे ही खुला पड़ा रहे तो वो उलझ जाएगा, टूट सकता है। और पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। हाँ, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो इसे सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। तो ये पैकिंग होती कैसे है? मैंने सुना है कि इसमें एक माला और मोतियों जैसी कोई बात है जो सुनने में काफी दिलचस्प लगी। हाँ, वो इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। आप कल्पना कीजिए कि डीएनए बहुत बहुत लंबा धागा है। अब कोशिका क्या करती है, वो इस धागे को कुछ खास प्रोटीन्स के ऊपर लपेटती है। अच्छा। इन प्रोटीन्स को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हिस्टोन प्रोटीन उन मोतियों की तरह हैं जिनके चारों ओर धागा यानी डीएनए लिपटा होता है। इन हिस्टोन मोतियों पर लिपट कर छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक समझे। और ये सिर्फ एक बार नहीं लिपटता, ये बार बार लिपटता है और फिर खुद पर और लिपटता है। एक सुपर कॉइल्ड मतलब बहुत ही कसी हुई संरचना बनाता है। और इसी वजह से वो 6 फीट की लंबाई कुछ माइक्रोमीटर की जगह में सिमट जाती है। ये सिर्फ जगह बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस कीमती जेनेटिक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का भी तरीका है। ठीक है, तो पैकिंग की गुत्थी तो सुलझ गई, पर अब सवाल यह है कि ये धागा खुद किस चीज का बना है? मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। डीएनए और उसका करीबी रिश्तेदार आरएनए दोनों ही एक तरह के अणु हैं जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ, इसमें पॉली का मतलब है बहुत सारे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी एक चेन। एक मिनट, न्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है? तो क्या न्यूक्लियोटाइड एक तरह से लेगो का एक टुकड़ा है जिसके अलग अलग हिस्से जुड़े होते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक न्यूक्लियोटाइड वाकई एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है जिसके 3 हिस्से होते हैं। पहला एक शुगर यानी शर्करा, दूसरा एक फॉस्फेट ग्रुप जो गोंद की तरह इन टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, शुगर और फॉस्फेट, और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है एक नाइट्रोजन वाला बेस। तो शुगर, फॉस्फेट और बेस, इन तीनों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और लाखों ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए या आरएनए बनाते हैं। सही है? बिल्कुल। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां डीएनए और आरएनए का रास्ता अलग हो जाता है। ये फर्क आता है उनके तीसरे हिस्से में, यानी नाइट्रोजन वाले बेस में। अच्छा, तो यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, इन बेसों के क्या कहते हैं, 2 परिवार हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन परिवार में 2 सदस्य हैं, एडेनिन जिसे हम ए कहेंगे और ग्वानिन यानी जी। ए और जी। पिरिमिडिन परिवार पर इसमें एक सदस्य है साइटोसिन यानी सी, जो भी दोनों में होता है। लेकिन असली अंतर यहीं आता है। डीएनए में चौथा बेस होता है थाइमिन यानी टी। थाइमिन। जबकि आरएनए में इस थाइमिन की जगह एक नया बेस ले लेता है जिसका नाम है यूरेसिल यानी यू। ये तो कमाल है। मतलब जीवन के 2 सबसे जरूरी अणुओं के बीच का एक बड़ा फर्क सिर्फ एक अक्षर की अदला बदली है, टी की जगह यू। हाँ, ये प्रकृति की अपनी कंप्यूटर भाषा जैसा है जहां एक छोटा सा बदलाव पूरे निर्देश को बदल सकता है। गजब। और ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और ये बेस जुड़ते भी एक खास नियम से हैं। डीएनए की जो डबल हेलिक्स, वो दोहरी कुंडली वाली संरचना होती है, हाँ, उसमें हमेशा ए टी के साथ जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ। एक तरह की फिक्स पार्टनरशिप है। और आरएनए में? वहां तो टी होता ही नहीं। सही। तो आरएनए में ए यूरेसिल यानी यू के साथ जोड़ी बनाता है। यही छोटा सा अंतर उन्हें अलग अलग काम करने की क्षमता देता है। डीएनए एक तरह से मास्टर ब्लूप्रिंट है और आरएनए उस जानकारी को एक्शन में बदलने वाला वर्कर है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये कोड, ये ATCG का जो क्रम है, ये असल में हम में कैसे बदल जाता है? मतलब इन अक्षरों से आंखें, बाल या हमारा पूरा शरीर कैसे बनता है? इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए। डीएनए उस फैक्ट्री का मास्टर ब्लूप्रिंट है जो सीईओ के ऑफिस में यानी कोशिका के न्यूक्लियस में सुरक्षित रखा है। अच्छा, ये ब्लूप्रिंट बहुत कीमती है, इसलिए कभी ऑफिस से बाहर नहीं जाता। एक मिनट रुकिए। तो डीएनए अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर कैद एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह है जो बस अपनी टीम को साइट पर डिजाइन की कॉपी भेजता रहता है। बिल्कुल यही होता है। जब शरीर को किसी प्रोटीन की जरूरत होती है, मान लीजिए बाल बनाने वाले केराटिन प्रोटीन की, तो डीएनए का वो हिस्सा जो केराटिन बनाने का निर्देश देता है, उसकी एक फोटोकॉपी बनाई जाती है। फोटोकॉपी? यह फोटोकॉपी ही है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब असली ब्लूप्रिंट सुरक्षित रहा और काम करने के लिए एक कॉपी भेज दी गई। बहुत बढ़िया सिस्टम है। फिर इस कॉपी का क्या होता है? ये एमआरएनए कॉपी सीईओ के ऑफिस यानी न्यूक्लियस से निकलकर फैक्ट्री के फ्लोर पर आती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम वो मशीन है जो इस ब्लूप्रिंट को पढ़ती है। तो राइबोसोम एक तरह से सेल का 3D प्रिंटर है जो दिए गए डिजाइन से चीजें बनाता है। हाँ, आप कह सकती हैं। राइबोसोम
एक और तरह के आरएनए की मदद से, जिसे राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहते हैं, एमआरएनए पर लिखे कोड को पढ़ता है और उस निर्देश के अनुसार प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये प्रोटीन बनने के बाद वो जाते कहाँ हैं? यहाँ आता है हमारा तीसरा किरदार, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। इसका काम है फैक्ट्री के डिलीवरी ट्रक जैसा। डिलीवरी ट्रक? हाँ, ये बने हुए प्रोटीन को उठाता है और कोशिका में उस जगह पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत होती है, चाहे वो कोशिका की दीवार की मरम्मत हो या कोई नया एंजाइम बनाना हो। तो संक्षेप में डीएनए ने निर्देश दिया, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइबोसोम ने उसे पढ़कर प्रोटीन बनाया, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और टीआरएनए ने उसे पहुंचा दिया। कमाल की असेंबली लाइन है। ठीक है, तो हमने सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड की बात की और ये भी समझा कि ये कैसे धागा बनाते हैं। लेकिन जब हम स्कूल की किताबों में डीएनए देखते हैं तो वो एक एक्स जैसा दिखता है। हाँ, क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम। उस 6 फीट लंबे धागे से इस एक्स आकार की संरचना तक का सफर कैसे पूरा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो एक्स आकार क्रोमोसोम का सबसे संगठित, सबसे पैक्ड रूप है। जो डीएनए का धागा हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा था, वो और ज्यादा कसकर पैक होता है, बार बार खुद पर लिपटता है। अच्छा, जब तक कि वो एक मोटी ठोस रचना ना बन जाए। और ये संरचना हमें सिर्फ तब दिखाई देती है जब कोशिका बंटने वाली होती है, सेल डिवीजन के वक्त। मतलब ये हमेशा एक्स आकार में नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर समय ये न्यूक्लियस में एक उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह फैला रहता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोशिका को बंटना होता है तो उसे ये पक्का करना होता है कि दोनों नई कोशिकाओं को डीएनए का पूरा सेट मिले, बिना किसी गलती के। हाँ, बिना किसी गलती के। इसलिए वो अपने डीएनए को इन 46 क्रोमोसोम में करीने से पैक कर लेती है ताकि बंटवारा आसानी से हो सके। 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े, है ना? हाँ, इंसानों में 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, पुरुषों और महिलाओं में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे? हाँ, ये हमारे शरीर के सामान्य गुण तय करते हैं, जैसे आंखों का रंग, कद और हजारों दूसरी चीजें। तो अगर 22 जोड़े सब में एक जैसे हैं, तो ये 23वां जोड़ा इतना खास क्यों है? इसमें ऐसा क्या अलग है जो लिंग जैसी इतनी बड़ी चीज तय कर देता है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस 23वें जोड़े को एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। महिलाओं में ये जोड़ा 2 एक जैसे क्रोमोसोम से बना होता है, जिन्हें एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो उनका संयोजन हुआ XX। XX, ठीक है। और पुरुषों में इस जोड़े में एक एक्स क्रोमोसोम और एक अलग, उससे छोटा क्रोमोसोम होता है, जिसे Y क्रोमोसोम कहते हैं। तो उनका संयोजन हुआ XY। और यही XX और XY का संयोजन तय करता है कि कोई जैविक रूप से पुरुष होगा या महिला। बिल्कुल। और यहाँ एक और रोचक बात है, जब प्रजनन होता है तो माँ के अंडाणु में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए सिर्फ एक्स ही है ना? हाँ, ये तो जाहिर है। लेकिन पिता के शुक्राणु में 50% संभावना होती है कि एक्स क्रोमोसोम हो और 50% संभावना होती है कि वाई क्रोमोसोम हो। माता है एक्स वाला या वाई वाला? आपने सही समझा। माँ के पास तो हमेशा एक्स ही होता है। ये बात तो मुझे लगता है बहुतों को पता नहीं होगी। हाँ, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो जाइगोट XX होगा और लड़की पैदा होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मिलता है तो जाइगोट XY होगा और लड़का पैदा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। सदियों से कई समाजों में बेटे न होने का दोष महिलाओं पर डाला जाता रहा है, जबकि विज्ञान साफ कहता है कि जैविक तौर पर यह पूरी तरह से पिता के योगदान पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ विज्ञान की किताब के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सोच को बदलने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक जैविक तथ्य है जो अक्सर सामाजिक धारणाओं से अलग होता है। लिंग का निर्धारण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से बच्चे को एक्स क्रोमोसोम मिलता है या वाई। तो आज हमने डीएनए की अविश्वसनीय पैकेजिंग से लेकर उसकी रेसिपी तक का सफर तय किया। ट्रांसजेंडर का जन्म, जिसे मेडिकल भाषा में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? जी। एक मिनट, ये सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर लोग इसे कोई बीमारी समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये लक्षणों का एक पैकेज डील है। पैकेज डील? हाँ, जब भी डॉक्टरों को कुछ खास लक्षण, मान लीजिए 4-5 चीजें हमेशा एक साथ दिखती हैं, तो वो उस कलेक्शन को एक सिंड्रोम का नाम दे देते हैं, और ये जन्मजात होता है। ओके, तो ये लक्षणों का एक पैटर्न है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये पैटर्न कैसे बनता है? ये तब होता है जब वो जो 46 क्रोमोसोम का स्टैंडर्ड सेट है ना, हाँ, उसमें एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाता है और गिनती 47 हो जाती है। एक एक्स्ट्रा? हाँ। ऐसे? देखिए, ये बहुत फैसिनेट करने वाला है। मान लीजिए भ्रूण यानी एम्ब्रियो में 44 + XX क्रोमोसोम है। मतलब वो एक लड़की के रूप में डेवलप हो रही है। हाँ। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। बिल्कुल, सब कुछ तय है, पर तभी एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाता है, एक Y क्रोमोसोम। अच्छा, और कॉम्बिनेशन बन जाता है 44 + XXY। अब शरीर के पास X यानी लड़की वाले निर्देश भी हैं और Y यानी लड़के वाले निर्देश भी। तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है। एक तरह से
और जैसा कि लेक्चर नोट्स में बताया गया है, ये अकेला वाई क्रोमोसोम इतना पावरफुल होता है कि वो अपने साथ लड़कों वाले गुण ले आता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना या आवाज का भारी होना। अरे वाह, मतलब शरीर की शुरुआत एक लड़की के तौर पर हुई, पर एक वाई क्रोमोसोम ने आके कहा रुको, स्क्रिप्ट में बदलाव है। हाँ, और शरीर में दोनों लिंगों के गुण आ गए। और इसका उल्टा भी होता होगा। बिल्कुल। अब इसका उल्टा सोचिए। मान लीजिए भ्रूण 44+XY है। यानी एक लड़का। हाँ, एक लड़के के रूप में डेवलप हो रहा है, लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है। कॉम्बिनेशन फिर से 44+XXY हो जाता है। तो इस बार क्या होता है? इस बार उस अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की वजह से उस लड़की के शरीर में लड़कियों वाले गुण विकसित होने लगते हैं। तो दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ऐसा शरीर होता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के बायोलॉजिकल गुण मौजूद होते हैं। तो ये तो हुई कहानी जब जेनेटिक कोड की कॉपिंग में एक छोटा सा एरर आ गया। लेकिन तब क्या होता है जब कोड बिल्कुल परफेक्टली कॉपी होता है, लेकिन फिर वो दो हिस्सों में बट जाता है? क्या यहीं से जुड़वा बच्चों की कहानी शुरू होती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस इसी कॉपिंग प्रोसेस का एक और कमाल है। और ये दो तरह के होते हैं ना? हाँ, दो तरह के। पहले हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल मतलब? कार्बन कॉपी। एकदम कार्बन कॉपी। ये तब बनते हैं जब एक स्पर्म एक ही अंडे को फर्टिलाइज करता है, एक ही ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ठीक है। लेकिन फिर किसी वजह से विकास के शुरुआती दौर में ही वो एक कोशिका दो में बढ़ जाती है और दो अलग अलग इंसान बनने लगते हैं। और क्योंकि वो एक ही ब्लूप्रिंट से बने हैं, तो वो हूबहू एक जैसे दिखते होंगे? हाँ, उनका चेहरा, नैन नक्श सब एक जैसा होता है। उनका जेंडर हमेशा एक होगा। या तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां। बिल्कुल। उनका ब्लड ग्रुप भी हमेशा सेम होता है। लेकिन एक चीज है जो हैरान कर देती है। क्या? उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। कमाल है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट्स सिर्फ जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करते, वो गर्भ में उंगलियों की पोजीशन और दबाव पर भी निर्भर करते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। एक और जरूरी बात जो नोट्स में बताई गई है वो ये कि आइडेंटिकल ट्विंस माँ के गर्भ में एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं। प्लेसेंटा वो अंग है जिससे बच्चों को पोषण मिलता है। एक ही प्लेसेंटा मतलब खाने की एक ही थाली? इसमें तो लड़ाई हो सकती है। आप कह सकती हैं। अक्सर पोषण का बंटवारा बराबर नहीं हो पाता। तो एक कमजोर रह जाता होगा? हाँ, जिससे एक बच्चा दूसरे के मुकाबले थोड़ा कमजोर रह जाता है। अच्छा, तो ये थे आइडेंटिकल ट्विंस। अब दूसरे वाले नॉन आइडेंटिकल, वो कैसे अलग है? नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक नहीं, दो अंडे होते हैं। हाँ, दो अलग अलग अंडे दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। मतलब ये तो बस दो सगे भाई बहन है जो एक ही दिन पैदा हो गए। एग्जैक्टली। इसीलिए वो दिखने में एक दूसरे से उतने ही अलग हो सकते हैं जितने कोई भी दो भाई बहन होते हैं। उनका जेंडर भी अलग हो सकता है। हाँ, एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। उनका ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है और सबसे बड़ी बात, उनका प्लेसेंटा भी अलग होता होगा। बिल्कुल, दोनों का अपना अपना प्लेसेंटा होता है, अपनी अपनी खाने की थाली। इसलिए दोनों को बराबर पोषण मिलता है और वो आमतौर पर स्वस्थ होते हैं। सोर्सेज में एक और मजेदार फैक्ट था कि जब भी 2 से ज्यादा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जैसे 3, 4 या 6, वो हमेशा नॉन आइडेंटिकली होते हैं। हाँ, सही कहा। मतलब कुदरत एक ब्लूप्रिंट की 2 से ज्यादा कार्बन कॉपी नहीं बनाती। नहीं, आइडेंटिकल होना सिर्फ दो बच्चों तक ही सीमित है। तो हमने बुक ऑफ लाइफ के पूरे चैप्टर्स यानी क्रोमोसोम को समझ लिया, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर जो लिखा है, जो छोटे छोटे निर्देश हैं, जैसे आंखों का रंग नीला होगा या काला, बाल सीधे होंगे या घुंघराले, ये कौन तय करता है? यहाँ हम किताब के एक सेंटेंस पर आते हैं। इस सेंटेंस को जीन कहते हैं। जीन? हाँ, जीन। ये डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो एक खास काम करने का निर्देश देता है। अगर डीएनए पूरी रेसिपी बुक है तो जीन उसमें से एक रेसिपी है। जैसे ब्राउन आंखों की रेसिपी। बिल्कुल। तो यही वो रेसिपी है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है। जी। बालों का रंग, कद, त्वचा का रंग, आंखों की पुतली का रंग, ये सब जेनेटिक कैरेक्टर हैं जो जीन के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और हर एक लक्षण के लिए एक अलग जीन होता है। हर एक लक्षण के लिए एक अलग जीन, एक अलग रेसिपी। और इन रेसिपीज के काम करने के तरीके को समझने का क्रेडिट सर ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके ये सब पता लगाया था। हाँ, उनका काम ही इस पूरी फील्ड की नींव है। उन्होंने ही हमें समझाया कि कैसे कुछ रेसिपीज मतलब जीन ज्यादा डोमिनेंट होती हैं और कुछ दब जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं, क्रोमोसोम का बनना, कोशिका का बंटना, जीन का काम करना, इन सब में तो बहुत एनर्जी लगती होगी। बहुत ज्यादा। ये एनर्जी आती कहाँ से है? सेल का अपना कोई पावर प्लांट होता है क्या? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हर कोशिका के अंदर हजारों छोटे छोटे पावर प्लांट होते हैं। हजारों। हाँ, हजारों, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और आज हम इस शहर के 3 सबसे जरूरी, आप कह सकती हैं सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर जाएंगे। शहर का पावर प्लांट, इसका विशाल फैक्ट्री और हाईवे नेटवर्क, और आखिर में इसकी सफाई और डिमोलिशन टीम।
हमारे पास जो जानकारी है वो एक डिटेल्ड बायोलॉजी लेक्चर से आई है, जो इन छोटे छोटे हिस्सों की कमाल की इंजीनियरिंग को समझाती है। तो हमारा मिशन है इस शहर के राज जानना। ये पावर प्लांट, ये फैक्ट्री और ये डिमोलिशन टीम असल में कैसे काम करते हैं। चलिए इस शहर के अंदर चलते हैं। तो शहर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली, यानी कि एनर्जी। कोशिका में ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सब ने स्कूल में सेल का पावर हाउस कहकर रटा था। पर इसे पावर हाउस कहते क्यों हैं? ये असल में करता क्या है? ऐसी प्रक्रिया चलाता है जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आसान भाषा में अगर समझें तो ये हमारे खाए हुए भोजन से ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन की मदद से उसे जलाता है और उससे एनर्जी पैदा करता है। इस एनर्जी को कहते हैं एटीपी। आप इसे कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए रुपए चाहिए, हाँ, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। एनर्जी करेंसी, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। लेकिन मैंने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प मोड़ है। ये कोशिका का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में बहुत खास है। इसके पास कुछ ऐसा है जो इसे बाकी हिस्सों से एकदम अलग बनाता है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए खास है क्योंकि, और ये बहुत दिलचस्प है, इसके पास अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है। क्या? अपना खुद का डीएनए? जी हाँ, इसका मतलब है कि ये अपने बहुत से प्रोटीन खुद बना सकता है। इसे कोशिका के मेन कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये एक तरह से सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब आधा आजाद। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। हमारी कोशिका के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसका अपना अलग जेनेटिक सिस्टम है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी देश के अंदर एक और छोटा अपने नियमों पर चलने वाला देश हो। बिल्कुल। और आपकी ये तुलना हमें जीव विज्ञान की सबसे दिलचस्प थियरी में से एक की ओर ले जाती है। इसे एंडोसिम्बायोटिक थियरी कहते हैं। ये थियरी कहती है कि अरबों साल पहले एक बड़ी कोशिका ने एक छोटे बैक्टीरिया जैसे जीव को निगल लिया था, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। वो बड़ी कोशिका उस छोटे जीव को सुरक्षा देती थी और वो छोटा जीव उस बड़ी कोशिका के लिए एनर्जी बनाने लगा। एकदम सही। अरे वाह! तो आप कह रहे हैं कि आज वही छोटा बैक्टीरिया हमारी हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जी रहा है और हमारे लिए एनर्जी बना रहा है। हमारे अंदर एक अरबों साल पुराना मेहमान है। बिल्कुल। और इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो गोलाकार होता है, ठीक बैक्टीरिया की तरह, जबकि हमारे न्यूक्लियस का डीएनए लंबा और धागे जैसा होता है। और उससे भी बड़ा सबूत है राइबोसोम। राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं। हाँ, हमारी कोशिकाओं में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आज भी 70S टाइप के राइबोसोम हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैक्टीरिया में होते हैं। ये तो सच में कमाल की बात है। तो इसकी खोज किसने की? जरूर किसी एक जीनियस का काम होगा। नहीं, असल में इसकी खोज किसी एक इंसान ने नहीं की। ये 19वीं सदी के अंत में कई वैज्ञानिकों की, आप कह सकते हैं, मिलीजुली कोशिशों का नतीजा था। कई लोगों ने इसे देखा, स्टडी किया। आखिरकार बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है धागे जैसे दाने, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ये वैसा ही दिखता था। ठीक है, तो शहर को चलाने के लिए पावर प्लांट से एनर्जी तो बन गई, लेकिन इस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो सामान बनता है, जैसे कि प्रोटीन और दूसरी जरूरी चीजें, वो कहाँ बनता है और शहर में एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है? मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा फैक्ट्री नेटवर्क काम आता है। बिल्कुल। कोशिका के इस इंडस्ट्रियल एरिया और हाईवे नेटवर्क को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या छोटा नाम ईआर। इसके नाम का मतलब ही है कोशिका के अंदर मौजूद जाल। ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरी कोशिका में फैला होता है, और इसकी खोज का श्रेय मुख्य रूप से वैज्ञानिक पोर्टर को जाता है। और हाँ, ये सिर्फ एडवांस्ड यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। मैंने सुना है कि ये नेटवर्क एक जैसा नहीं होता, इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे किसी शहर में ऊबड़ खाबड़ गलियां भी होती हैं और एकदम चिकने हाईवे भी। हाँ, आपका उदाहरण एकदम सटीक है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर, यानी एक खुरदरी ऊबड़ खाबड़ सड़क वाली। ये खुरदरी इसलिए है क्योंकि इसकी सतह पे छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अच्छा। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर, यानी एकदम चिकना हाईवे।
इसकी सतह पर कोई राइबोसोम नहीं होता, इसलिए ये पूरी तरह चिकनी होती है। तो जाहिर है इन दोनों के काम भी उतने ही अलग होंगे जितने इनके नाम हैं। RER जिस पर राइबोसोम है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ प्रोटीन बनाकर छोड़ देता है? नहीं नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा जटिल है। RER पर मौजूद राइबोसोम प्रोटीन की चेन तो बनाते हैं, लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। RER उन प्रोटीन्स को सही तरीके से मोड़ता है, यानी उनकी फोल्डिंग करता है, ताकि वे अपना काम कर सकें। ये एक तरह की क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब गलत तरीके से मुड़ा हुआ प्रोटीन बेकार होता है। बिल्कुल बेकार। प्रोटीन बनाने के बाद RER उन्हें पैक करके आगे भेजता है। ये ज्यादातर कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस के पास होता है। और स्मूथ ER का क्या? उसके पास तो राइबोसोम्स भी नहीं है, वो क्या बनाता है? स्मूथ ER का काम प्रोटीन बनाना नहीं, बल्कि लिपिड यानी फैट और स्टेरॉइड बनाना है। ये सुनने में शायद उतना जरूरी न लगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हमारे लिवर की कोशिकाओं में बहुत सारा स्मूथ ER होता है, जो दवाइयों और जहरीले पदार्थों को डिटॉक्स करने यानी उनके असर को खत्म करने का काम करता है। तो ये शहर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा ये स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अच्छा, तो एक हिस्सा प्रोटीन बना रहा है और दूसरा फैट और हार्मोन्स, साथ ही शहर की सफाई भी कर रहा है। ये तो वाकई एक पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। ठीक है, शहर में एनर्जी है, फैक्ट्री चल रही है, लेकिन हर बड़े शहर में कूड़ा कचरा भी जमा होता है, पुरानी इमारतें टूटती हैं और कभी-कभी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया वो भी घुस आते हैं। इनसे कौन निपटता है? अब हम आते हैं कोशिका के सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, लाइसोसोम्स। इसे सुसाइड बैग, सफाई कर्मी, यहाँ तक कि एटम बम जैसे नाम भी दिए गए हैं। इन नामों पर आने से पहले एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात। कई लोग लाइसोसोम और लाइसोजाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नाम काफी मिलते जुलते हैं। लाइसोसोम कोशिका का एक अंग है, एक ऑर्गेनेल है, जबकि लाइसोजाइम एक एंजाइम है, एक केमिकल जो हमारी लार और आंसुओं में पाया जाता है और बैक्टीरिया को मारता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, ये जरूरी था। तो इस लाइसोसोम की खोज किसने की और इसका रोज का काम क्या है, इससे पहले कि ये एटम बॉम्ब बने? इसकी खोज बेल्जियम के वैज्ञानिक डी डुए ने 1955 में की थी। लाइसोसोम असल में एक छोटी सी थैली है, जिसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये आप इन्हें ऐसी आणविक कैंचियां समझ सकती हैं जो पानी का इस्तेमाल करके किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकती हैं। और ये एंजाइम बहुत एसिडिक माहौल में काम करते हैं। तो इसका मतलब इसका रोज का काम शहर की सफाई करना है? बिल्कुल। इसका मुख्य काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कोशिका के अंदर पाचन करना। जब भी कोशिका में कोई बाहरी बैक्टीरिया घुसता है या कोशिका का कोई पुराना हिस्सा, जैसे एक पुराना माइटोकॉन्ड्रिया, खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम उसे अपने अंदर ले लेता है और अपने एंजाइम से उसे पूरी तरह पचाकर रिसाइकिल कर देता है। रिसाइकिल भी कर देता है? हाँ, इसीलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मी या स्कैवेंजर कहते हैं। ये शहर का रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। ये तो बहुत जरूरी और फायदेमंद काम लगता है। तो फिर इसे सुसाइड बैग जैसा भयानक नाम क्यों मिला? ये अपने ही शहर को क्यों तबाह करेगा? क्योंकि कभी-कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरे शहर को बचाना नामुमकिन होता है। मान लीजिए कोशिका में कोई बहुत बड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया या वो किसी तरह से बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई। ऐसी स्थिति में अगर ये कोशिका जिंदा रही तो ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। तो ये एक तरह का ग्रेटर गुड वाला फैसला लेता है, बड़े फायदे के लिए छोटी कुर्बानी। आप ऐसा कह सकती हैं। उस गंभीर खतरे को रोकने के लिए लाइसोसोम फट जाता है और जैसे ही वो फटता है, उसके अंदर के सारे शक्तिशाली एसिडिक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और कोशिका के सभी हिस्सों को अंदर से ही पचाना शुरू कर देते हैं। मतलब कोशिका की तुरंत मौत हो जाती है? हाँ, लाइसोसोम खुद तो मरता ही है, साथ में पूरी कोशिका को भी खत्म कर देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। वाह, तो ये कोशिका का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है। अगर कुछ बहुत गलत हो जाए तो बस कबूम, सब खत्म। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन बहुत प्रभावी सुरक्षा तंत्र है और जैसा आपने कहा, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या एटम बम भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में उन कोशिकाओं में ज्यादा पाए जाते हैं जो रक्षा का काम करती हैं, जैसे हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs, जो लगातार बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती रहती हैं। इस आत्मघाती सिस्टम का एक और पहलू है,
ये आमतौर पर शरीर की रक्षा के लिए काम करता है, लेकिन क्या होगा अगर ये सिस्टम खुद ही बिगड़ जाए? ये एक बहुत गंभीर सवाल है और इसका जवाब कुछ बीमारियों में मिलता है। स्रोत में एक बहुत ही परेशान करने वाला संबंध बताया गया है। ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों में ये लाइसोसोम का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और उन कोशिकाओं को भी मारना शुरू कर देते हैं जिन्हें नहीं मरना चाहिए। इस तरह कोशिका की रक्षा के लिए बना यही सिस्टम बीमारी में कोशिकाओं की अनियंत्रित मौत का कारण बनने लगता है। तो आज हमने कोशिका रूपी शहर के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण किरदारों से मुलाकात की। माइटोकॉन्ड्रिया, जो अरबों साल पुराना मेहमान है और शहर के लिए पावर जनरेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो शहर का विशाल इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। और लाइसोसोम, जो शहर का सफाई कर्मचारी भी है, रिसाइकलिंग सेंटर भी और जरूरत पड़ने पर एक आत्मघाती हमलावर भी। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है कोशिका के 3 अहम हिस्सों को समझना: राइबोसोम, रिक्तिका और लवक। ये सिर्फ मुश्किल से नाम नहीं है, बल्कि ये वो किरदार हैं जो जिंदगी की कहानी लिखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज से, राइबोसोम। राइबोसोम इन्हें सार्वभौमिक कोशिकांग या यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट कहा जाता है। ये बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना गुजारा ही नहीं। ये हर जीवित कोशिका में मौजूद है। हर एक में, चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या इंसान, चाहे कोई पेड़ हो या जानवर। अगर कोई चीज जिंदा है तो उसके अंदर राइबोसोम जरूर होंगे। ये जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। अच्छा। नाम को ही देख लीजिए ना। राइबो का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हुआ, और सोम का मतलब है बॉडी या कण। तो ये वो कण हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और ये कोई मामूली प्रोटीन नहीं बनाते। मतलब हम जिन प्रोटीन्स पर रोजमर्रा की जिंदगी में निर्भर करते हैं, जैसे केराटिन जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं, या कोलेजन जो हमारी त्वचा को मजबूती देता है, या फिर ऑसिन जिससे हमारी हड्डियां बनती हैं, ये सब इन्हीं नन्ही फैक्ट्रियों में बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन फैक्ट्रियों की संख्या के बारे में जानकर तो होश उड़ जाएंगे। क्यों? ये कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा है, इतना छोटा कि इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। लेकिन एक अकेली इंसानी कोशिका के अंदर लगभग 1 करोड़ राइबोसोम हो सकते हैं। 1 करोड़? ये तो किसी शहर की आबादी से भी ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोशिका का सबसे जरूरी काम ही प्रोटीन बनाना है ना, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी वर्कफोर्स लगा रखी है। बिल्कुल। ये हमें कोशिका की प्राथमिकता के बारे में बताता है। वो हर पल लगातार प्रोटीन बनाने के काम में लगी रहती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? ये राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S, ये S क्या है? ये कोई साइज तो नहीं लग रहा? ये एक बहुत ही आम सवाल है। S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट, जो उसके खोजकर्ता के नाम पर है। स्वेटबर्ग? हाँ, इसे ऐसे समझिए। अगर आप शहद के एक जार में एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर डालें तो बड़ा वाला तेजी से नीचे बैठेगा। हाँ, सही बात है। स्वेटबर्ग यूनिट बस इसी नीचे बैठने की रफ्तार को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में वैज्ञानिक तरीके से मापने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि कोई कण कितना बड़ा और घना है। अच्छा, तो ये वजन या आकार का सीधा माप नहीं है, बल्कि घनत्व और आकार का, मतलब एक मिला-जुला माप है। बिल्कुल। तभी तो मैंने पढ़ा था कि 70S राइबोसोम की 2 इकाइयां 50S और 30S से मिलकर बनती हैं। गणित के हिसाब से तो 50 और 30 मिलकर 80 होना चाहिए, 70 नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो बात है जो स्वेटबर्ग यूनिट को खास बनाती है। जब वो 2 इकाइयां जुड़ती हैं तो उनका आकार और डूबने की रफ्तार बदल जाती है। अच्छा। ये कोई साधारण जोड़ घटाना नहीं है। अब असली मजेदार बात यह है कि ये अलग अलग प्रकार के राइबोसोम हमें कहाँ मिलते हैं। कहाँ? 80S वाले राइबोसोम हम जैसे जटिल जीवों यानी पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन 70S वाले वो बैक्टीरिया जैसी सरल कोशिकाओं में मिलते हैं और हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी। 1 मिनट, क्या कहा आपने? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस के अंदर बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम है? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम अंदर से थोड़े थोड़े बैक्टीरिया हैं? ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये अजीब जरूर लगता है, पर ये अरबों साल पुराने एक रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब? ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को मजबूती देता है, जो कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी आजाद बैक्टीरिया हुआ करते थे, जिन्हें हमारी पूर्वज कोशिकाओं ने निगल लिया और फिर दोनों एक तरह से साथ साथ रहने लगे। वाह! तो हाँ, एक तरह से हमारी हर कोशिका के अंदर एक पुराना बैक्टीरिया रहता है जो हमारे लिए ऊर्जा बनाता है। कमाल है। तो ये राइबोसोम सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बना रहे, बल्कि हमारी विकास की कहानी भी बता रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रोटीन बनाते कैसे हैं? क्या कोई असेंबली लाइन जैसी होती है? बेहतरीन सवाल। बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह ही काम होता है।
राइबोसोम की दोनों इकाइयां जैसे 50S और 30S एक धागे जैसी चीज से जुड़ जाती हैं। उसे mRNA या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये mRNA एक ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें प्रोटीन बनाने का कोड लिखा होता है। अच्छा, एक कोड। हाँ, और जब एक ही mRNA ब्लूप्रिंट पर कई सारे राइबोसोम एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो इस पूरी संरचना को पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम। तो अगर mRNA एक ब्लूप्रिंट है तो पॉलीसोम का मतलब हुआ कि आपने उस एक ब्लूप्रिंट की कई फोटोकॉपी मशीनें एक साथ लगा दी हैं ताकि प्रोडक्शन तेजी से और बड़े पैमाने पर हो सके। एकदम सही। ये कोशिका की एफिशिएंसी का शानदार उदाहरण है। एक ही निर्देश से हजारों प्रोटीन मॉलिक्यूल एक साथ तैयार हो जाते हैं। वाह! तो राइबोसोम एक नन्हा 3D प्रिंटर है जो कोशिका के लिए जरूरी हर सामान बना रहा है। लेकिन ये सारा सामान और इसे बनाने का कच्चा माल कोशिका रखती कहाँ है? क्या उसके पास कोई गोदाम या स्टोर रूम भी होता है? बिल्कुल होता है। और यही हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर ले आता है, रिक्तिका यानी वैक्यूल। वैक्यूल। वैक्यूल शब्द का मतलब ही है खाली जगह। पहली नजर में यह राइबोसोम की तरह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन ये कोशिका का मल्टीपर्पज स्टोरेज लॉकर है। स्टोरेज लॉकर मतलब इसमें क्या क्या जमा होता है? सब कुछ, पानी, पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स और यहां तक कि कोशिका का कचरा भी। ये एक आपातकालीन पेंट्री की तरह है। आपातकालीन पेंट्री। हाँ, सोचिए जब कोई व्रत रखता है या लंबे समय तक भूखा रहता है तो शरीर को बाहर से पोषण नहीं मिलता। सही बात है। ऐसे में कोशिकाएं अपनी रिक्तिकाओं में जमा किए गए पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके जिंदा रहती हैं। ये कोशिका का कह सकते हैं सर्वाइवल किट है। पर मैंने सुना है कि पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में ये बहुत अलग-अलग होती हैं। हाँ, और ये अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जानवरों की कोशिकाओं में ये छोटी छोटी और कई होती हैं, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में ये विशाल होती है। विशाल मतलब कितनी बड़ी? एक परिपक्व पौधे की कोशिका में एक ही बड़ी रिक्तिका कोशिका का 90% तक हिस्सा घेर सकती है। 90%? तो फिर बाकी सब चीजों के लिए जगह कहाँ बचती है? न्यूक्लियस वगैरह के लिए? बाकी सब कुछ जैसे न्यूक्लियस और दूसरे अंग साइड में एक तरह से दब जाते हैं। इसका एक बहुत खास कारण है। क्या कारण है? पौधों के लिए रिक्तिका सिर्फ एक स्टोर रूम नहीं है, बल्कि ये उनका हाइड्रोलिक स्केलेटन भी है। हाइड्रोलिक स्केलेटन? ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जब रिक्तिका पानी से पूरी तरह भरी होती है तो वो कोशिका की दीवार पर अंदर से दबाव डालती है। इस दबाव को टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर? हाँ, यही दबाव पौधे को सीधा और मजबूत खड़ा रखता है। जब आप किसी पौधे को पानी देना भूल जाते हैं और वो मुरझा जाता है, हाँ, तो असल में उसकी कोशिकाओं की रिक्तिकाओं से पानी कम हो गया है और वो पिचक गई हैं। जैसे ही आप पानी डालते हैं, रिक्तिकाएं फिर से भर जाती हैं और पौधा दोबारा तनकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पानी की थैली नहीं बल्कि पौधे को आकार और सहारा देने वाला एक गुब्बारा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, जब पौधे की कोशिका युवा होती है तो उसमें भी जानवरों की तरह कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। जैसे जैसे कोशिका बड़ी और परिपक्व होती है, ये सब छोटी थैलियां आपस में जुड़कर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बना लेती हैं। अच्छा, वो सब जुड़ जाती हैं। हाँ, यह ज्यादा कुशल तरीका है दबाव बनाए रखने और सामान स्टोर करने का। और इस बड़े से गोदाम के चारों ओर कोई दीवार या गेट तो होगा ताकि सामान बाहर न बिखर जाए। हाँ, इसकी अपनी एक खास झिल्ली होती है जिसका एक विशेष नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट गेटकीपर है। ये तय करता है कि कौन से पदार्थ रिक्तिका के अंदर जाएंगे और कौन से बाहर आएंगे। ये कोशिका के अंदर के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री देख ली जो राइबोसोम है, और कोशिका का स्मार्ट गोदाम भी देख लिया जो रिक्तिका है। ये दोनों तो जानवरों और पौधों दोनों में है। तो स्रोत की शुरुआत होती है प्लास्टिड से। हाँ, लवक भी कहते हैं इसे। हाँ, लवक। तो बताया गया है कि पौधों के रंगों का सारा राज इसी में छिपा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलते हैं, हम इंसानों या जानवरों में नहीं होते। यहाँ एक मजेदार ख्याल आता है। अगर हम इंसानों में प्लास्टिड होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? कोई नीला, कोई पीला, कोई बैंगनी। हर इंसान का अपना अलग रंग होता। शायद अच्छा ही है कि हम इंसानों में ये नहीं है, वरना पहचानना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल अलग होती हमारी दुनिया। हम इंसानों में त्वचा का रंग तो मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट तय करता है जो हमें कुछ सीमित शेड्स ही देता है। लेकिन पौधों के पास तो रंगों का पूरा खजाना है और उसका सारा श्रेय प्लास्टिड को ही जाता है। वैसे एक जानकारी के लिए बता दूं, प्लास्टिड को सबसे पहले हैकल ने खोजा था, लेकिन ये प्लास्टिड नाम शिम्पर ने दिया था। अच्छा। अरे तो एक अकेली चीज नहीं है, इससे एक टीम की तरह समझें जिसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं और हर एक का अपना खास काम है। ठीक है, तो ये 3 विशेषज्ञ कौन हैं? ये पौधे की कोशिका के अंदर क्या-क्या भूमिका निभाते हैं? तो पहला है क्लोरोप्लास्ट।
यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत वर्णक। ठीक है। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्ण लवक। ओके, क्लोरोप्लास्ट, ये नाम तो स्कूल की किताबों से याद है। ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है ना? हाँ बिल्कुल, इसी में क्लोरोफिल होता है। बिल्कुल सही। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का हरा पिगमेंट होता है जो पत्तियों और कच्चे फलों को उनका हरा रंग देता है। लेकिन ये सिर्फ पेंटर नहीं है, ये पौधे का शेफ भी है। शेफ मतलब ये पौधे का किचन है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी खाना बनाने की प्रक्रिया। हाँ, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है। तो जब भी हम किसी पौधे की हरी पत्ती देखते हैं, हम असल में उसकी भोजन बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री देख रहे होते हैं। ये दिलचस्प है। तो क्या ये फैक्ट्री सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करती है? अगर किसी पौधे को घर के अंदर रख दे जहां सीधी धूप नहीं आती, तो क्या वो भूखा रह जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब है नहीं। पौधे ट्यूबलाइट या बल्ब जैसी कृत्रिम रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि सूरज की रोशनी सबसे अच्छी होती है, लेकिन कृत्रिम रोशनी से भी काम चल जाता है। अच्छा, तभी आजकल वो इंडोर गार्डनिंग और वर्टिकल फार्मिंग इतना पॉपुलर हो रहा है। एग्जैक्टली, यही वजह है। अच्छा, तो ये था किचन यानी क्लोरोप्लास्ट, जहां खाना बन रहा है। लेकिन अगर खाना जरूरत से ज्यादा बन जाए तो? जैसे हम लोग बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, पौधे क्या करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और यहीं पर हमारा दूसरा विशेषज्ञ ल्यूकोप्लास्ट काम आता है। पौधे का स्टोर रूम? हाँ, पौधे का स्टोर रूम। ये रंगहीन या पारदर्शी होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता, और ये ज्यादातर पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जैसे कि जड़ें। बिल्कुल, मतलब खाना बनता पत्तियों में है और स्टोर होने के लिए जड़ों में जाता है। सही पकड़ा। जब पत्तियों में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो पौधा उसे जड़ों में भेज देता है। वहां ल्यूकोप्लास्ट इस ग्लूकोज को स्टार्च में बदलकर जमा कर लेता है। तो ये पौधे का रिजर्व फूड हुआ। हाँ, जो मुश्किल समय में काम आता है, जैसे रात में या पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ये एक तरह का पौधे का पावर बैंक है। जब मेन सप्लाई यानी धूप बंद हो तो इस पावर बैंक से ऊर्जा ले लो। एकदम सही एनालॉजी है। और ये स्टोरेज भी बहुत व्यवस्थित है। मतलब स्रोत के मुताबिक ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 अलग-अलग तरह के कंटेनर हैं। अरे वाह! मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए अलग-अलग डब्बे। बिल्कुल। पहला है अमाइलोप्लास्ट। ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च और ग्लूकोज को स्टोर करता है, जैसे आलू में होता है। हाँ, जब हम आलू, चावल या शकरकंद खाते हैं तो हम असल में पौधे के अमाइलोप्लास्ट में जमा स्टार्च ही खा रहे होते हैं। समझ गया। तो आलू एक तरह से पौधे का बहुत बड़ा भूमिगत गोदाम है, कह सकते हैं। और बाकी 2 कंटेनर कौन से हैं? तेल और प्रोटीन के लिए। हाँ, दूसरा है इलायोप्लास्ट। इलायो का मतलब ही तेल होता है, तो ये तेल और वसा को स्टोर करता है। जैसे मूंगफली या सरसों में? बिल्कुल। मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, इन सब के बीजों में जो तेल होता है वो इसी इलायोप्लास्ट में जमा होता है। और प्रोटीन वाला? दालों में जो प्रोटीन होता है, क्या वो भी ऐसे ही स्टोर होता है? स्टोर करता है। दालें और बीन्स, जो प्रोटीन का इतना अच्छा स्रोत है, वो असल में पौधे के एल्यूरोप्लास्ट में जमा किया गया प्रोटीन ही है। तो पौधे का स्टोरेज सिस्टम बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। कमाल है। तो हमने किचन देख लिया, स्टोर रूम भी देख लिया। अब उस तीसरे विशेषज्ञ पर आते हैं जिसे आपने कलाकार कहा था। हाँ, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हाँ, क्रोमोप्लास्ट। इसका क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट पौधे का असली शो स्टॉपर है। ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी चमकीले रंग देता है। लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी। अच्छा। फूलों की पंखुड़ियों के खूबसूरत रंग, पके हुए फलों के आकर्षक रंग, सब इसी की देन है। तो गाजर का नारंगी रंग और टमाटर का लाल रंग, इनके पीछे भी यही है? हाँ, क्रोमोप्लास्ट के अंदर अलग-अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ओके। और टमाटर का जो गहरा लाल रंग है वो लाइकोपीन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ये नाम शायद सुने भी होंगे क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काफी मशहूर है। हाँ, बिल्कुल सुने हैं। तो यहाँ पर मेरे मूल सवाल का जवाब छिपा है। हाँ, कि कच्चा आम पीला क्यों हो जाता है या हरी मिर्च लाल क्यों हो जाती है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट से कोई कनेक्शन है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका सीधा संबंध प्लास्टिड के रूप बदलने की प्रक्रिया से है। रूप बदलना? हाँ, जब फल कच्चा होता है तो उसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरा रंग हावी होता है। उसका काम है फोटोसिंथेसिस करके फल को बड़ा करना। ठीक है। जैसे जैसे फल पकता है पौधे को एक सिग्नल मिलता है और यही क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे क्रोमोप्लास्ट में बदलने लगता है। तो मतलब क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और ये कैरोटीन या लेकोपीन जैसे दूसरे पिगमेंट बनने लगते हैं। एग्जैक्टली।
क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग गायब हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट के चटक लाल पीले रंग उभर आते हैं। इसीलिए कच्चा आम पककर पीला हो जाता है और हरी मिर्च पककर लाल हो जाती है। लेकिन पौधा ऐसा करता क्यों है? मतलब इतनी मेहनत करके अपना रंग क्यों बदलता है? हरे रंग में क्या बुराई थी? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब पौधे के जीवित रहने की रणनीति में छिपा है। ये पौधे का मार्केटिंग का तरीका है। मार्केटिंग? हाँ, एक पका हुआ चमकीले रंग का फल जानवरों और पक्षियों को दूर से ही एक सिग्नल देता है, मैं मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर हूँ, आओ मुझे खाओ। अच्छा, तो ये एक तरह का विज्ञापन है। बिल्कुल। जानवर या पक्षी उस फल को खाते हैं और फिर कहीं और जाकर बीजों को मल के जरिए बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह पौधे के बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं और नए पौधे उगने की संभावना बढ़ जाती है। सही है। अगर फल हमेशा हरा ही रहता तो वो पत्तियों में छिपा रहता और किसी को नजर ही नहीं आता। बिल्कुल। तो रंग बदलना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को सुनिश्चित करने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। हाँ, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या कोई पका हुआ पीला आम किसी भी परिस्थिति में वापस हरा हो सकता है? नहीं, स्रोत में ये साफ बताया गया है कि ये एक तरफा प्रक्रिया है। वन वे स्ट्रीट। हाँ, ये जिंदगी के चक्र की तरह है। आप बूढ़े होने के बाद वापस जवान नहीं हो सकते। क्रोमोप्लास्ट वापस क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल सकता। एक बार फल पक गया तो उसका अगला पड़ाव या तो खाया जाना है या फिर सड़कर खत्म हो जाना। ठीक है, तो प्लास्टिड की ये दुनिया तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। स्रोत में प्लास्टिड के अलावा कुछ और छोटे ऑर्गेनल का भी जिक्र है। हाँ, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज, ये कौन है? क्या ये भी पौधे की टीम का हिस्सा है? हाँ, अगर प्लास्टिड कोशिका के बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे किचन और स्टोर रूम, तो माइक्रोबॉडीज वो छोटे लेकिन बहुत जरूरी सपोर्ट स्टाफ हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। अच्छा। ये बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनती हैं, और ये पौधे और जानवर दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट स्टाफ क्या क्या काम संभालता है? स्रोत में इनकी भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। हाँ, इनकी भी 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्फेरोसोम। स्पेरोसोम। ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी खासियत ये है कि इसमें लाइसोसोम की तरह पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम, ये तो कोशिका का सुसाइड बैग या क्लीनअप क्रू होता है ना? जो बेकार चीजों को पचाकर खत्म कर देता है। बिल्कुल, इसीलिए स्फेरोसोम को पौधे का लाइसोसोम भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर की सफाई और पाचन का काम करता है ताकि कोई भी कचरा जमा ना हो। समझ गया। तो ये कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। और दूसरा कौन है? दूसरा है पेरोक्सीसोम। ये पौधे और जानवर दोनों की कोशिकाओं में होता है। इसका एक मुख्य काम बड़े प्रोटीन अणुओं को उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ना है। तो ये प्रोटीन की रिसाइकलिंग में मदद करता है? एक तरह से, हाँ। और तीसरा? मुझे लगता है वो भी कोई खास काम करता होगा। तीसरा बहुत खास है और इसका नाम है ग्लाइऑक्सिसोम। ये भी सिर्फ पौधों में पाया जाता है। अच्छा। और इसका एक ऐसा काम है जो हम जानवर नहीं कर सकते। ये फैट यानी वसा को सीधे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदल सकता है। रुकिए, क्या कहा आपने? फैट को सीधे शुगर में बदल सकता है? हाँ। ये तो कमाल की क्षमता है। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। खासकर बीजों के अंकुरण के समय ये बहुत काम आती है। कैसे? बीज में जो तेल या फैट जमा होता है, ग्लाइऑक्सिसोम उसे ग्लूकोज में बदल देता है और उस ग्लूकोज से नए पौधे को तब तक ऊर्जा मिलती है जब तक कि उसकी पत्तियां निकलकर फोटोसिंथेसिस शुरू ना कर दें। तो ये एक स्टार्टअप एनर्जी किट की तरह है। बिल्कुल, पौधे के लिए एक स्टार्टअप एनर्जी किट। वाह, मतलब पौधे की हर कोशिका के अंदर एक पूरी व्यवस्थित और अविश्वसनीय रूप से कुशल दुनिया चल रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? हमने आज जो भी चर्चा की उससे क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? बड़ी तस्वीर ये है कि एक पौधा सिर्फ एक हरा भरा जीव नहीं है। उसकी हर कोशिका अपने आप में एक आत्मनिर्भर फैक्ट्री है। प्लास्टिड सिर्फ रंग नहीं देते, वो पौधे के शेफ हैं यानी क्लोरोप्लास्ट, उसके स्टोर कीपर हैं यानी ल्यूकोप्लास्ट, और उसके मार्केटिंग मैनेजर भी हैं यानी क्रोमोप्लास्ट। एकदम सही। और माइक्रोबॉडीज वो अदृश्य सहायक हैं जो सफाई, रिसाइकलिंग और ऊर्जा बदलने जैसे जरूरी काम करते हैं ताकि पूरी फैक्ट्री सुचारू रूप से चलती रहे। बिल्कुल। ये दोनों खोजें अलग अलग ही रहीं। फिर 1830 के दशक में 2 जर्मन वैज्ञानिक, एक वनस्पति शास्त्री मैथियास श्लाइडन और एक प्राणी शास्त्री थियोडोर श्वान, इस पहेली को सुलझाने के लिए एक साथ आए। एक पौधों का एक्सपर्ट और एक जानवरों का। ये तो दिलचस्प जोड़ी है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। श्लाइडन ने हजारों पौधों पर रिसर्च करके ये निष्कर्ष निकाला कि सभी पौधे इन छोटी छोटी इकाइयों यानी कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ श्वान ने जानवरों पर रिसर्च करके यही बात जानवरों के लिए भी कही। तो जब इन दोनों ने अपनी अपनी रिसर्च को मिलाया होगा तब उन्हें वो यूरिका मूवमेंट आया होगा
कि अरे सिर्फ पौधे या जानवर नहीं बल्कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से ही बनी है। एकदम, ये एक क्रांतिकारी विचार था। हम्म उन्होंने मिलकर दुनिया के सामने एक सिद्धांत रखा, हम्म जिसे आज हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। हम्म इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। कोशिकाओं के उत्पादों से, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं, बल्कि वो चीजें जो कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, वो भी जीवन का हिस्सा हैं। यूं समझिए कि कोशिका एक ईंट है। अच्छा। बहुत सारी एक जैसी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं। वो है ऊतक, यानी टिश्यू। ठीक है, ऊतक। फिर अलग अलग तरह की दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं। वो है अंग, ऑर्गन, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। समझ गई। और पूरा घर जो कई कमरों से बना है, वो है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। तो श्लाइडेन और श्वान ने कहा कि जीवन का आधार ईंट भी है और उससे बनी दीवार और कमरे भी। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो इसी सिद्धांत ने हमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच का फर्क भी समझाया। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया देखे थे, वे एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव हैं। मतलब उनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका है। वही एक कोशिका सब कुछ करती है। जबकि हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर हैं। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका का अपना एक खास काम है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, बिल्कुल। तो कोशिका सिद्धांत की नींव तो पड़ गई, लेकिन इसमें अब भी एक सवाल अधूरा था। ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये अपने आप हवा में से बन जाती हैं? ये उस समय का बहुत बड़ा सवाल था। कई लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की थियरी में विश्वास करते थे, यानी जीवन निर्जीव चीजों से अपने आप पैदा हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन 1855 में रूडोल्फ विर्चो नाम के एक और जर्मन डॉक्टर ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने एक लैटिन वाक्य कहा जो आज भी मशहूर है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। सेलुला तो सेल जैसा लग रहा है। क्या इसका मतलब है हर सेल एक सेल से आता है? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। इसका मतलब है सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये कोशिका सिद्धांत का तीसरा और अंतिम स्तंभ था। इसने बताया कि कोशिकाएं जादू से पैदा नहीं होती। एक पुरानी पेरेंट सेल विभाजित होकर, मतलब डिवाइड होकर, दो नई डॉटर सेल्स को जन्म देती है। तो अब हमारी जासूसी कहानी पूरी हो गई। हमें पता चल गया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है। लेकिन क्या हर जीव इस नियम का पालन करता है, या कहानी में कोई विलन भी है जो इन नियमों को नहीं मानता? एक विलन तो नहीं, लेकिन हाँ, एक रहस्यमयी किरदार जरूर है, वायरस यानी विषाणु। वायरस कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर अपवाद है। अपवाद क्यों? क्योंकि वायरस में कोई कोशिका होती ही नहीं है। एक मिनट, अगर उसमें कोशिका नहीं है तो वो जीवित कैसे है? ये तो सेल थियरी के पहले नियम को ही तोड़ रहा है। और यही वायरस को इतना अनोखा बनाता है। वैज्ञानिक उसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि वायरस एक तरह का बायोलॉजिकल पेन ड्राइव है। जब तक पेन ड्राइव कंप्यूटर में नहीं लगता, वो बस एक बेजान चीज है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, उसके अंदर का प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है और वो कंप्यूटर के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी कॉपियां बनाने लगता है। वाह, ये तो शानदार उदाहरण है। तो वायरस जब हमारे शरीर के बाहर किसी सतह पर है तो वो उस पेनड्राइव की तरह निर्जीव है, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर की किसी कोशिका के अंदर जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। हजारों लाखों वायरस बनाने की फैक्ट्री में बदल देता है। कोरोना वायरस ने यही तो किया था। इसीलिए वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। वो जीवन के किनारे पर खड़ा है, आधा सजीव आधा निर्जीव। ये सिद्धांत तो बताता है कि सब कुछ कोशिकाओं से बना है, पर ये नहीं बताता कि ये कोशिकाएं कितनी अलग-अलग हो सकती हैं। क्या सभी का आकार एक जैसा होता है, या इनमें भी कोई रिकॉर्ड होल्डर है? अरे, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये इतनी छोटी है कि इसका आकार एक माइक्रोमीटर के 10वें हिस्से से भी कम होता है। और इसे जोकर बैक्टीरिया भी कहते हैं ना? ये नाम क्यों? क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया के ऊपर एक सख्त सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें एक निश्चित आकार देती है। माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, तो इसलिए। हाँ, इसीलिए ये अपना आकार और आकृति बदलता रहता है, जैसे कोई जोकर अपना चेहरा बदलता है। कमाल है। तो ये हुआ सबसे छोटा। अब सबसे बड़े की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। अंडा? पूरा अंडा एक कोशिका है? हाँ, वो एक अकेली कोशिका है और इतनी बड़ी कि आप उसे हाथ में पकड़ सकते हैं और उसका ऑमलेट भी बना सकते हैं। तो अब सोचिए, एक तरफ माइकोप्लाज्मा,
जिसे आप देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा, दोनों ही कोशिकाएं हैं। और अगर हम इंसानी शरीर की बात करें, हमारे अंदर कौन से रिकॉर्डधारी हैं? हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। कुछ न्यूरॉन्स तो हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर के अंगूठे तक जाते हैं, मतलब 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। 1 मीटर से ज्यादा? हाँ, इनका काम बिजली के तारों की तरह तेजी से संदेश पहुंचाना है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका? इंसानी शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, यानी अंडाणु या ओवम। अच्छा। और सबसे छोटी कोशिका है नर युग्मक, मेल गैमेट, यानी शुक्राणु या स्पर्म। अच्छा। और खून में खून की बात करें तो? उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है श्वेत रक्त कोशिका, WBC, जो हमारे शरीर की सैनिक है। हाँ। और सबसे छोटी होती है लाल रक्त कोशिका, RBC, जो ऑक्सीजन होती है। तो ये तो साफ है कि कोशिकाओं में बहुत विविधता है, लेकिन क्या इनके डिजाइन में भी कोई बुनियादी फर्क होता है? जैसे गाड़ियों में होता है, कुछ स्कूटर्स हैं, कुछ कारें और कुछ ट्रक। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। कोशिकाओं की दुनिया में 2 बहुत ही बुनियादी डिजाइन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा। और ये सिर्फ आकार का नहीं, बल्कि बनावट और जटिलता का फर्क है। प्रोकैरियोट जो जीवन का पहला सबसे सरल डिजाइन है, और दूसरा यूकैरियोट, वो जटिल और शानदार डिजाइन जिससे हम और आप बने हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये 2 ब्लूप्रिंट्स जीवन को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी जीवन के सबसे बुनियादी सच से शुरू होती है कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सभी कोशिकाएं एक ही नक्शे पर नहीं बनी। मोटे तौर पर जीवन के ये 2 ही डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये नाम सुनने में तो बड़े वैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके मतलब में ही कोई राज छुपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नाम में ही इनका सबसे बड़ा राज छिपा है। कैरियोटिक शब्द ग्रीक शब्द कैरियन से आया है, जिसका मतलब होता है गिरी या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जी। और प्रो का मतलब है पहले या प्राचीन, जबकि यू का मतलब है सच्चा या अच्छा। अच्छा। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन न्यूक्लियस वाली कोशिका, और यूकैरियोटिक मतलब सच्चे न्यूक्लियस वाली कोशिका। पर एक न्यूक्लियस के पुराने और सच्चे होने का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है न्यूक्लियस का विकास। आप इसे ऐसे समझिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, जहां कोई अलमारी या तिजोरी नहीं है। सारा कीमती सामान, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल या DNA, बस एक कोने में पड़ा है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका एक बंगला है, जिसके अंदर एक मजबूत तिजोरी है। और वो तिजोरी न्यूक्लियस है? बिल्कुल, जहां DNA पूरी तरह सुरक्षित है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो DNA एक कोने में पड़ा है, उसे क्या कहते हैं? क्योंकि उससे न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते ना? बिल्कुल नहीं। उस बिखरे हुए जेनेटिक मटेरियल वाले क्षेत्र को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें कोई बाहरी दीवार या झिल्ली नहीं होती जो उसे कोशिका के बाकी हिस्सों से अलग करे। तो वो बस साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए स्रोत इसे अविकसित या इमेच्योर न्यूक्लियस कहता है। एक मिनट, अगर न्यूक्लियस है ही नहीं तो DNA कहाँ होता है? मतलब वो बस ऐसे ही कोशिका में तैरता रहता है? ये तो बहुत असुरक्षित लगता है। हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये असुरक्षित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीवन की रणनीति जटिलता नहीं, बल्कि रफ्तार और संख्या है। रफ्तार? वो इतनी तेजी से अपनी नकल बनाते हैं कि कुछ कोशिकाओं का DNA अगर डैमेज हो भी जाए तो पूरी आबादी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA एक डबल मेम्ब्रेन वाली तिजोरी यानी न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। ये उसे हर तरह के केमिकल और फिजिकल डैमेज से बचाता है। तो ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि संगठन और नियंत्रण की भी है। एक तरफ अराजकता है और दूसरी तरफ एक पूरा सिस्टम। तो फिर ये अलग-अलग डिजाइन वाले जीव कौन से हैं? हाँ, ये विभाजन बहुत स्पष्ट है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपको बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में मिलेंगी, और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम तो सुना है, लेकिन इसके बारे में एक दिलचस्प बात स्रोत में बताई गई है ना? जी हाँ, और ये बात जीवन की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को वैज्ञानिक भाषा में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया। और मजे की बात यह है कि ये असल में कोई शैवाल या एल्गी है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। इसकी खासियत ये है कि ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ठीक पौधों की तरह। अरे वाह! तो ये वही जीव है जिसने अरबों साल पहले हमारी धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू किया था। मतलब हम अपनी हर सांस के लिए इन छोटे-छोटे बैक्टीरिया के आभारी हैं। बिल्कुल, ये सोचना ही कमाल है कि आज धरती पर मौजूद हर जटिल जीव, उन सब का पूर्वज एक ऐसा साधारण सा बैक्टीरिया था। और
यूकैरियोटिक कोशिकाएं। वो पौधों, कवक यानी फंगी, शैवाल और हम इंसानों सहित सभी जानवरों में पाई जाती हैं। इसका मतलब हम, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हमारे बागीचे में उगने वाला मशरूम भी यूकैरियोट्स हैं। जीवन के ज्यादातर रूप जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वे सब यूकैरियोटिक हैं। जी, इसीलिए शायद स्रोत में प्रोकैरियोटिक जीवों को लोअर क्लास कहा गया है। लोअर क्लास, ये कहना क्या थोड़ा अनुचित नहीं है? आखिर बैक्टीरिया अरबों सालों से जिंदा हैं और हर जगह मौजूद हैं। शायद सरल या बुनियादी कहना बेहतर होगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं उन्हें बुनियादी या मौलिक डिजाइन कहना पसंद करूंगी। वे भले ही सरल हों, पर वे आज भी धरती पर सबसे सफल जीव हैं। यूकैरियोट्स विकसित या जटिल डिजाइन है। ये एक अच्छा नजरिया है। चलिए डीएनए पर वापस आते हैं। अगर न्यूक्लियस में इतना बड़ा फर्क है तो उनके जेनेटिक मटेरियल की पैकिंग में भी अंतर होता होगा। बिल्कुल, ये एक और महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा कि हमने बात की, प्रोकैरियोट्स का डीएनए न्यूक्लियोटाइड में बिखरा रहता है। इसकी संरचना भी सरल होती है। आमतौर पर ये सिंगल हेलिक्स मतलब एक ही धागे वाला और गोलाकार होता है। और यूकैरियोट्स में हमारा डीएनए तो वो मशहूर डबल हेलिक्स वाला होता है। सही कहा। यूकैरियोटिक डीएनए डबल हेलिक्स यानी दोहरी कुंडली वाला और लंबा होता है। और यहाँ एक और बड़ी चुनौती आती है। क्या? एक इंसानी कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2 मीटर एक कोशिका के अंदर, जो आंखों से दिखती भी नहीं? ये कैसे संभव है? यहीं पर एक खास तरह के प्रोटीन काम आते हैं, जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। आप इन्हें धागे को लपेटने वाली छोटी छोटी चरखियों की तरह समझ सकते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन्स पर बहुत कसकर लिपटा होता है, जिससे वो बहुत छोटी सी जगह में पैक हो जाता है। कमाल है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते? बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। उनका डीएनए वैसे ही बहुत छोटा और सरल होता है, इसलिए उन्हें ऐसी जटिल पैकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए ना सिर्फ असुरक्षित है, बल्कि उसके पास पैकिंग में मदद करने वाले हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं है। ये वाकई एक बहुत ही सरल डिजाइन लगता है। सरल लेकिन प्रभावी। तो डीएनए की पैकिंग और सुरक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो कोशिका के अंदरूनी सुरक्षा की बात हो गई। अब बात करते हैं बाहरी सुरक्षा की। क्या इन दोनों डिजाइन में बाहरी दीवार यानी सेल वॉल को लेकर भी इतना ही बड़ा अंतर है? हाँ, यहाँ भी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल दोनों तरह की कोशिकाओं में पाई जा सकती है, पर उसकी बनावट में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो बैक्टीरिया अपने घर की दीवार किससे बनाते? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति एक खास मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन। जी, जिसमें अमीनो एसिड और म्यूरामिक एसिड भी होते हैं। ये एक तरह का चेन मेल आर्मर है जो बैक्टीरिया को मजबूती देता है। चेन मेल आर्मर मतलब ये बहुत मजबूत होता होगा। बहुत ज्यादा। ये बैक्टीरिया को बाहरी दबाव से फटने से बचाता है। और मजे की बात यह है कि कई एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन सीधे इसी आर्मर पर हमला करती हैं। अच्छा, कैसे? वे पेप्टिडोग्लाइकिन को बनने से रोक देती हैं, जिससे बैक्टीरिया की दीवार कमजोर हो जाती है और वो मर जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। तो एंटीबायोटिक्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? क्योंकि हमारी कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकिन होता ही नहीं है। ओह। इसलिए एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को निशाना बना पाती है, हमें नहीं। और यूकैरियोटिक सेल वॉल? यहाँ कहानी और भी विविध हो जाती है। अलग अलग जीवों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग मटेरियल चुने हैं। जैसे कि पौधों ने, उनकी दीवारें तो बहुत सख्त होती हैं। बिल्कुल, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज वही पदार्थ है जिससे कागज और लकड़ी बनते हैं। और फंगी जैसे मशरूम? कवक या फंगी की कोशिका भित्ति काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। काइटिन? जी, ये वही मटेरियल है जिससे कीड़ों और मकड़ियों का बाहरी कंकाल बना होता है। और जानवरों में हमारी कोशिकाओं की भित्ति किससे बनी आती है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा आश्चर्य आता है। क्या है वो? हम जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। क्या? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं। तो यही वो एक चीज है जो हमें पेड़ पौधों और मशरूम से अलग बनाती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार संक्षेप में समझते हैं। जरूर। तो हमारे पास जीवन के 2 ब्लूप्रिंट हैं। एक तरफ प्रोकैरियोटिक डिजाइन, सरल, छोटा और तेज। इसका डीएनए, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, बिखरा हुआ और असुरक्षित होता है। और उसमें डीएनए पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता? सही। और इसकी बाहरी दीवार पेप्टिडोग्लाइकिन जैसे अनोखे मटेरियल से बनी होती है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक डिजाइन, जटिल, बड़ा और संगठित। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूक्लियस, एक मजबूत तिजोरी जहां डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट कर सुरक्षित रखा जाता है। जी,
और इसकी बाहरी दीवारें अगर हों तो सेल्यूलोज या काइटिन जैसी चीजों से बनी होती हैं। और हम जैसे जानवरों में तो ये बाहरी दीवार होती ही नहीं है जो हमें हरकत करने की आज़ादी देती है। आपने इसे पूरी तरह से समेट दिया। जीवन की सारी जटिलता और विविधता इन्हीं दो डिजाइन्स के विकास का नतीजा है। सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सोर्स बताता है कि ये फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी है। पर ये सिर्फ एक कवर से कहीं ज्यादा है ना? कहीं ज्यादा। इसे कोशिका का इंटेलिजेंट गेटकीपर कहना ज्यादा सही होगा। इंटेलिजेंट गेटकीपर। हाँ, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट बाउंड्री है। इसकी मोटाई सिर्फ 7.5 नैनोमीटर के आसपास होती है। 7.5 नैनोमीटर? हाँ, इसे समझने के लिए सोचिए कि एक कागज की शीट इससे 10,000 गुना ज्यादा मोटी होती है। 10,000 गुना? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इतनी पतली होने के बावजूद ये झिल्ली कोशिका की पूरी दुनिया को संभाले रखती है और उसके अंदर के माहौल को बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग बनाए रखती है। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो इतनी पतली परत एक इंटेलिजेंट गेटकीपर का काम कैसे करती है? इसे सेमी परमिएबल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये सेलेक्टिव है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा कमाल है। होता क्या है कि ये तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। अच्छा। ये पोषक तत्वों को, जैसे शुगर, उनको पहचान कर अंदर आने का रास्ता देती है और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया या दूसरी खतरनाक चीजों को बाहर रोक कर रखती है। तो ये कोशिका के अंदर एक स्थिर माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी है? बिल्कुल, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके पास अपनी एक वीआईपी लिस्ट भी है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी बनावट के बारे में एक बात हमेशा दिलचस्प लगती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये नाम सुनने में बहुत कलात्मक लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये नाम इसकी संरचना को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। चलिए इसे तोड़ के समझते हैं। ठीक है। फ्लूइड यानी तरल, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड का एक समुद्र है। ये ठोस नहीं है और इस समुद्र में प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं। जैसे समुद्र में बर्फ के टुकड़े? बिल्कुल, या बड़ी बड़ी नावें। और मोज़ेक इसलिए क्योंकि अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये अलग अलग आकार और रंग के प्रोटीनों से बनी खूबसूरत कलाकृति जैसा दिखता है। अच्छा। तो ये मॉडल, जिसे सिंगर और निकलसन ने दिया था, यही बताता है कि झिल्ली कठोर नहीं बल्कि लचीली और गतिशील है। मतलब प्रोटीन एक जगह स्थिर नहीं रहते? नहीं, वे जरूरत के हिसाब से अपनी जगह बदल सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वाली बात समझ आती है, लेकिन हम जानते हैं कि वायरस जैसी चीजें तो कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं। तो क्या ये गार्ड हमेशा सफल होता है? ये इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये गार्ड की कमजोरी नहीं बल्कि घुसपैठिए की चालाकी है। चालाकी? कैसे? वायरस अक्सर कोशिका के ही सिस्टम को धोखा देते हैं। वे अपने बाहरी प्रोटीन को कुछ इस तरह बदल लेते हैं कि झिल्ली पर मौजूद रिसेप्टर्स उन्हें कोई जरूरी मॉलिक्यूल समझकर अंदर आने का रास्ता दे देते हैं। अरे वाह! ये वैसा ही है जैसे कोई दुश्मन आपकी सेना की वर्दी पहनकर किले में घुल जाए। तो ये झिल्ली की नाकामी नहीं बल्कि वायरस का बेहद शातिर तरीका है। बिल्कुल, एक निरंतर चलने वाली जैविक हथियारों की दौड़ है। वैसे सोर्स में जिक्र है कि इसकी खोज का इतिहास भी बड़ा रोचक रहा है। क्रीमर और नागेली से लेकर एच. ग्रेंडल तक। हाँ। और प्लाज्मा लीमा से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। कई नाम और कई वैज्ञानिक। हाँ, ये विज्ञान में अक्सर होता है। जैसे एक ही सितारे को अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग नाम दिए। सही। शुरुआती दिनों में हर कोई अपनी खोज को एक पहचान देना चाहता था। यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक समझ एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि कई अलग अलग खोजों और विचारों के जुड़ने से बनती है। तो ये झिल्ली एक किले की दीवार की तरह है, जिसके अपने नियम और अपने द्वारपाल हैं। अब जाहिर है हर किले के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है जहां से सारे फैसले लिए जाते हैं। कोशिका के अंदर वो सत्ता का केंद्र कहाँ है? वो केंद्र है कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग, न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। केंद्रक। हाँ, ये आमतौर पर कोशिका के बीचों बीच स्थित होता है और यही कोशिका की असली पहचान है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी और ये कोशिका की सभी गतिविधियों का मैनेजर है। लोग इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, जो मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। दिमाग तो सोचता है, निर्णय लेता है। क्या न्यूक्लियस सच में सोचता है? आपका सोचना बिल्कुल सही है। दिमाग एक अच्छी उपमा है, लेकिन ये एक ऑटोमेटिक स्विच बोर्ड या एक सुपर कंप्यूटर की तरह ज्यादा है। अच्छा। ये सोचता नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्टोर किए गए जेनेटिक कोड यानी डीएनए, उसके आधार पर कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये तय करता है कि कौन सा प्रोटीन कब और कितना बनेगा। हाँ, और कोशिका कब विभाजित होगी और कोशिका को कब मरना है। ये सब कुछ पहले से लिखे गए प्रोग्राम के अनुसार होता है। और सोर्स के मुताबिक यह हर कोशिका में नहीं होता। नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे अपने शरीर में भी ऐसी कोशिकाएं हैं जो इससे छुटकारा पा लेती हैं। हाँ, और ये कोई गलती नहीं, बल्कि प्रकृति का एक शानदार डिजाइन है। डिजाइन? बिल्कुल।
हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी जब वे परिपक्व होती हैं तो वे अपना न्यूक्लियस बाहर निकाल फेंकती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करके वो हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाती हैं। ताकि हम हर सांस में अधिक ऑक्सीजन ले जा सकें। ठीक समझें, ये एक सौदा है, लंबी उम्र और खुद की मरम्मत की क्षमता के बदले में बेहतर काम करने की काबिलियत। इसीलिए जहां न्यूक्लियस नहीं वहां डीएनए भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। सही। ये तो सच में एक बेहतरीन अनुकूलन है। तो चलिए अब इस कंट्रोल सेंटर के अंदर झांकते हैं। सोर्स बताता है कि इसकी अपनी भी एक जटिल संरचना है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल, न्यूक्लियस खुद एक छोटे किले जैसा है। सबसे बाहरी परत है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह 2 परतों वाली होती है और न्यूक्लियस के कीमती सामान यानी डीएनए को बाकी कोशिका से बचा कर रखती है। तो ये न्यूक्लियस का अपना निजी सुरक्षा घेरा है। बिल्कुल। और इस घेरे के अंदर क्या है? सोर्स में न्यूक्लियोलस का जिक्र है, जो एक रहस्यमयी बैंगनी गेंद जैसा है और हमेशा दिखाई नहीं देता। हाँ, न्यूक्लियोलस बड़ा दिलचस्प है। ये न्यूक्लियस के अंदर का एक सघन क्षेत्र है। इससे आप प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी यानी राइबोसोम की फैक्ट्री कह सकते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री। हाँ, और ये रहस्यमयी इसलिए लगता है क्योंकि ये तभी सक्रिय और दिखाई देता है जब कोशिका को विभाजित होना होता है। सिर्फ सेल डिवीजन के समय? हाँ, जब एक कोशिका से 2 बननी हो तो जाहिर है आपको नई मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त ये फैक्ट्री तेजी से काम करना शुरू कर देती है और हमें दिखाई देने लगती है। बाकी समय ये शांत रहती है। मतलब ये एक पॉपअप फैक्ट्री है जो जरूरत पड़ने पर ही खुलती है। बिल्कुल सही। और बाकी के 2 हिस्से हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन। सही। न्यूक्लियोप्लाज्म वो जेली जैसा तरल है जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है। ये वो माध्यम है जिसमें सब कुछ होता है, लेकिन असली खजाना है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। हाँ, ये धागे जैसी संरचनाओं का एक उलझा हुआ जाल है। अगर आप इसे सुलझाएं तो यह डीएनए का एक बहुत लंबा धागा निकलेगा जो प्रोटीन के साथ लिपटा होता है। हमारी सारी आनुवंशिक जानकारी। हाँ, हमारे जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट इन्हीं धागों में कोड किया हुआ है। और यहीं से हम कोशिका के सबसे मौलिक अणुओं पर आते हैं, डीएनए और आरएनए। सोर्स में इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। ये दोनों नाम हम सबने सुने हैं, लेकिन अक्सर लोग इनके बीच के अंतर को लेकर उलझन में रहते हैं। हाँ, ये होता है। चलिए इस उलझन को दूर करते हैं। बनावट से शुरू करते हैं। वे दिखती कैसे हैं? फ्रेडरिक मिशर ने इनकी खोज की थी और ये जीवन के अणु हैं। इनका सबसे बड़ा अंतर इनकी वास्तुकला में है, इनके स्ट्रक्चर में है। अच्छा, डीएनए जैसा कि वॉटसन और क्रिक ने बताया था, एक डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स? हाँ, इसे एक घुमावदार सीढ़ी की तरह सोचिए जिसके 2 साइड रेल हैं। यह संरचना इसे बेहद स्थिर और मजबूत बनाती है, जो जरूरी भी है क्योंकि इसमें मास्टर ब्लूप्रिंट सुरक्षित है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आरएनए एक सिंगल हेलिक्स है। ये उस सीढ़ी का सिर्फ एक साइड रेल है। तो ये कम स्थिर होता होगा? हाँ, ये कम स्थिर होता है, लेकिन इसका काम भी अलग है। तो एक मास्टर ब्लूप्रिंट है और दूसरा शायद उस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी। क्या इनके काम को इस तरह समझा जा सकता है? ये एक बेहतरीन उपमा है। सच में? हाँ बिल्कुल। डीएनए वास्तव में एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। ये न्यूक्लियस नाम के सुरक्षित ऑफिस में हमेशा के लिए रखा जाता है। इसका काम है जानकारी को सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। लेकिन जब कोई काम करवाना हो, जैसे कोई प्रोटीन बनवाना हो, तो आप पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं ले जाते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसकी एक फोटोकॉपी या एक वर्किंग कॉपी बनवाएंगी। ठीक, यही काम आरएनए करता है। अच्छा। ये डीएनए के एक छोटे से हिस्से की कॉपी बनाता है, एक तरह का वर्क ऑर्डर, और इसे न्यूक्लियस के ऑफिस से बाहर साइटोप्लाज्म की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है, जहां प्रोटीन बनाने का काम होता है। बिल्कुल। तो आरएनए एक संदेशवाहक है, एक डिस्पोजेबल कॉपी है। इसीलिए इसका सिंगल हेलिक्स होना और कम स्थिर होना इसके काम के लिए परफेक्ट है। काम खत्म, कॉपी नष्ट। एग्जैक्टली। ये उपमा तो इनके कोशिका में पाए जाने की जगह को भी समझा देती है। डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित रहता है। हाँ। जबकि आरएनए न्यूक्लियस में बनता है और फिर काम करने के लिए बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। बिल्कुल। डीएनए न्यूक्लियस के अलावा थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। अच्छा, उनके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन आरएनए आपको न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम पर, मतलब हर उस जगह मिलेगा जहां प्रोटीन सिंथेसिस का एक्शन हो रहा है। सोर्स में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर का जिक्र है, हिस्टोन प्रोटीन का। बताया गया है कि ये डीएनए में होते हैं, आरएनए में नहीं। ये पैकेजिंग का अंतर क्यों है? ये अंतर उनके काम से ही जुड़ा है। एक इंसानी कोशिका में डीएनए का धागा अगर खोला जाए तो लगभग 2 मीटर लंबा होगा। 2 मीटर एक कोशिका के अंदर? हाँ। अब इतने लंबे धागे को एक सूक्ष्म न्यूक्लियस में पैक करने के लिए आपको एक बहुत ही कुशल तरीका चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन वही काम करते हैं। कैसे? वे चरखी की तरह हैं, जिन पर डीएनए का धागा कसकर लपेटा जाता है।
ये न सिर्फ जगह बचाता है बल्कि डीएनए को टूटने से भी बचाता है। ये एक आर्काइवल सिस्टम है। और आरएनए को इसकी जरूरत नहीं है। आरएनए को इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? उसे बस अपना संदेश देना है और फिर नष्ट हो जाना है। इसलिए उसे इस तरह की जटिल पैकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने कोशिका के शहर की एक शानदार यात्रा की। हमने इसकी हाईटेक सीमा यानी सेल मेम्ब्रेन को देखा, जो एक तरल मोजाइक से बना बुद्धिमान द्वारपाल है। फिर हम इसके सिटी हॉल यानी न्यूक्लियस में रहे, जो सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि एक सुरक्षित आर्काइव है। बिल्कुल। और अंत में हमने उस आर्काइव के अंदर रखे जीवन के मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए और उसकी वर्किंग कॉपी यानी आरएनए के बीच के गहरे अंतर को समझा। बिल्कुल। और हर स्तर पर हमने देखा कि संरचना और कार्य एक दूसरे से कितने खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। हाँ। कोशिका की दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं है। हर चीज का एक कारण है, एक उद्देश्य है। आज हमारे पास एक जीव विज्ञान व्याख्यान से कुछ नोट्स हैं और हम कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि कोशिका में क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि ये छोटे-छोटे हिस्से मिलकर जीवन की दो सबसे बड़ी कहानियों को कैसे बनाते हैं। मेरा मतलब है पौधे और जानवर। हम खास तौर पर दो किरदारों पर ध्यान देंगे जिन्हें अक्सर यूं समझें कि स्कूल में बस एक लाइन में पढ़ा दिया जाता है, सेंट्रोसोम और गोल्जिकाए। और फिर हम देखेंगे कि ये दो कोशिकांग हमें पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच के फर्क को समझने में कैसे मदद करते हैं। ये सिर्फ अंतर नहीं है, ये जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग-अलग फलसफे हैं। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को करीब से देखते हैं। इन नोट्स में जो पहला नाम सामने आता है वो है सेंट्रोसोम। इसे तारककाय भी कहा गया है। नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोशिका के अंदर कोई छोटा सा तारा हो, पर ये असल में है क्या और इसका काम क्या है? नोट्स में से माइक्रोबॉडी कहा गया है, जो माइक्रोट्यूबल से बना है। तारककाय नाम इसकी बनावट की वजह से ही आया है असल में। जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो इससे धागों जैसी किरणें निकलती हैं, जो बिल्कुल तारे की तरह दिखती हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये सिर्फ छोटी-छोटी ट्यूब्स नहीं हैं। ये असल में कोशिका का ढांचा है, उसका स्केलेटन और उसका रेलवे सिस्टम भी। ये कमाल की चीजें हैं। ये डायनामिक होती हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर बन सकती हैं और टूट भी सकती हैं। और इसी वजह से कोशिका अपना आकार बदल सकती है और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये कोशिका के अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बना होता है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। यहाँ लकड़ियों के बंडल वाली उपमा दी गई है। ये 90 डिग्री का एंगल इतना खास क्यों है? मतलब क्या इसका कोई फंक्शनल महत्व है? बिल्कुल है। ये 90 डिग्री का ओरिएंटेशन ये कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के लिए एक 3D एंकर पॉइंट बनाता है। स्पिंडल फाइबर मतलब वो धागे जो गुणसूत्रों को खींचते हैं। सोचिए, अगर ये दोनों एक ही दिशा में होते तो खिंचाव सिर्फ एक प्लेन में होता। 90 डिग्री पर होने से वे पूरे सेल के वॉल्यूम में एक मजबूत, एक परपेंडिकुलर ढांचा बना पाते हैं, जिससे गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की ओर बराबर और सटीक रूप से खींचा जा सके। जरा सी भी गड़बड़ से जेनेटिक समस्याएं हो सकती हैं। तो ये ज्यामिति, ये एंगल कोशिका के सफल विभाजन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वाह, मतलब ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये तो एक इंजीनियरिंग समाधान है। अब यहाँ एक सबसे चौंकाने वाली बात आती है जिस पर नोट्स में बहुत जोर दिया गया है। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पौधों में ये नहीं होते। एक मिनट, अगर सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए इतने जरूरी हैं, तो फिर पौधे बिना इसके अपना विभाजन कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई दूसरा गुप्त सिस्टम है या वे पूरी तरह से अलग तरीके से काम करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें सीधे उस फलसफे वाले अंतर पर ले आता है जिसकी बात हम कर रहे थे। पौधों के पास सेंट्रोसोम नहीं होते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक मजबूत कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है। तो असल में सेंट्रोसोम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ये सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये जीवन की दो अलग अलग फिलॉसफी को दिखाता है। पादप कोशिकाएं एक किले की तरह हैं, स्थिर, मजबूत, अपनी जगह पर बंधी हुई। उनका विभाजन एक नियंत्रित, अनुमानित तरीके से होता है। वहीं जंतु कोशिकाएं वो गतिशील सैनिकों की तरह हैं, लचीली, हमेशा हरकत में। उन्हें एक ऐसे दकीक मैनेजर यानी सेंट्रोसोम की जरूरत पड़ती है जो ये सुनिश्चित करे कि इस हलचल के बीच में भी कोशिका का विभाजन बिना किसी गलती के हो। पौधे एक अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी स्थिर जीवन शैली के अनुकूल है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम कोशिका के भविष्य की तैयारी करता है, मतलब उसके विभाजन की। ये एक तरह का इवेंट मैनेजर है जो सबसे बड़े इवेंट के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन कोशिका के वर्तमान का क्या? उसके रोजमर्रा के ट्रैफिक, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, इन सबको कौन संभालता है?
यहीं पर इन नोट्स का अगला हीरो आता है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज। नोट्स में इसे एक मजेदार नाम दिया गया है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। और ये उपमा काफी हद तक सही है, लेकिन ये इसकी पूरी कहानी नहीं बताती। ट्रैफिक पुलिस से लगता है कि ये सिर्फ ट्रैफिक को दिशा दिखाता है, पर गोल्जी काय उससे कई ज्यादा जटिल है। ये एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स और प्रोसेसिंग हब है। देखिए, कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड बनते हैं, पर वे अक्सर कच्चे माल की तरह होते हैं। गोल्जी काय उन कच्चे माल को लेता है, उन्हें मॉडिफाई करता है, उन पर केमिकल टैग या एड्रेस लेबल लगाता है और फिर उन्हें सही आकार के पैकेटों में पैक करके उनकी मंजिल तक भेजता है, चाहे वो मंजिल कोशिका के अंदर हो या बाहर। इसीलिए इसे पैकर्स ऑफ सेल भी कहते हैं। रुकिए, यहीं पर मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इन नोट्स में लिखा है कि गोल्जी काय पैकर्स ऑफ सेल हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जो कि प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। इन दोनों के काम में आखिर फर्क क्या है? ऐसा लगता है कि इनके काम एक दूसरे से टकरा सकते हैं। नहीं, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। इसे एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की तरह समझिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर वो विशाल फैक्ट्री है जहां हजारों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स अभी तैयार नहीं है। किसी को पेंट करना है, किसी को असेंबल करना है, किसी पे लेबल लगाना है। बिल्कुल। ये सारा कच्चा माल फिर गोल्जी काय रूपी फुलफिलमेंट सेंटर में आता है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स को फाइनल टच दिया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक होती है, उन पर सही ग्राहक का शिपिंग लेबल मतलब केमिकल टैग लगाया जाता है और फिर उन्हें सही बॉक्स यानी वेसिकल्स में पैक करके डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा। तो ईआर प्रोडक्शन का काम करता है और गोल्जी वो फिनिशिंग, सॉर्टिंग और शिपिंग का। वे टकराते नहीं, बल्कि परफेक्ट असेंबली लाइन में काम करते हैं। ये एनालॉजी शानदार है, इससे सब कुछ साफ हो गया। अब नोट्स में एक और हैरान करने वाली बात लिखी है। गोल्जी काय के टूटने से एक और कोशिकांग बनता है, लाइसोसोम। ये तो कमाल है। मतलब एक कोशिकांग टूटकर दूसरा बना रहा है। क्या ये कोशिका में आम बात है? और ये होता कैसे? ये वाकई का आकर्षक प्रक्रिया है। गोल्जी काय के थैलियों के किनारे पर छोटे छोटे उभार बनते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर एक थैली की तरह अलग हो जाते हैं। इन थैलियों में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं और यही थैलियां लाइसोसोम कहलाती हैं। अच्छा। तो गोल्जी काय सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, बल्कि यह शहर की कचरा निपटान और रिसाइकलिंग टीम भी बना रहा है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर किसी भी टूटी फूटी चीज, बाहरी बैक्टीरिया या वायरस को पचाकर खत्म कर देते हैं। और नहीं, ये बहुत आम नहीं है। ये गोल्जी काय की एक विशेष क्षमता है जो इसे कोशिका के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो ये मल्टी टैलेंटेड है। तो क्या ये भी सेंट्रोसोम की तरह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है? नहीं, और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। गोल्जी काय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। आखिर पौधों को भी तो प्रोटीन और दूसरे पदार्थों को पैक और ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। हालांकि पादप कोशिकाओं में इन्हें एक अलग नाम डिक्टियोसोम से जाना जाता है और ये ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये केंद्रक के पास एक साथ इकट्ठे रहते हैं, पर काम इनका मूल रूप से एक ही है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा है उससे तस्वीर काफी साफ हो रही है। सेंट्रोसोम एक स्पेशलिस्ट मैनेजर है जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं के विभाजन को संभालता है, और गोल्जी काय एक यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स हब है जो दोनों में मौजूद है। अब इन सब जानकारियों को जोड़कर पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच के अंतरों को देखते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये उन रणनीतिक विकल्पों की कहानी होनी चाहिए जो विकास के दौरान इन दोनों ने चुने। बिल्कुल। चलिए, सबसे बड़े और सबसे स्पष्ट अंतर से शुरू करते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। पौधों में यह सेलुलोज की बनी एक मजबूत दीवार होती है कोशिका के बाहर। जंतुओं में ये नहीं होती। यह एक छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। हाँ, इसी वजह से पादप कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है, अक्सर आयताकार, रेक्टेंगुलर। वे एक ईंट की तरह हैं। वही जंतु कोशिकाओं की कोई बाहरी दीवार नहीं होती, इसलिए उनका आकार अनियमित या गोल होता है। वे पानी के गुब्बारे की तरह है ना, जिन्हें आप किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। और इसी लचीलेपन की वजह से जंतु कोशिकाएं घटी कर सकती हैं, अपना आकार बदल सकती हैं और मांसपेशियों जैसी विशेष संरचनाएं बना सकती हैं। एक पेड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि उसकी हर कोशिका एक मजबूत बक्से में बंद है, लेकिन एक जानवर दौड़ सकता है क्योंकि उसकी कोशिकाएं लचीली हैं। यह जीवन का पहला बड़ा विभाजन है, स्थिरता बनाम गतिशीलता। अगला बड़ा अंतर ऊर्जा का है। नोट्स में बताया गया है कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है। ये उनका अपना सोलर पावर प्लांट है। इसी वजह से वो स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाने वाले। जबकि जंतु परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं।
उन्हें ऊर्जा के लिए दूसरों को खाना पड़ता है, और ये सिर्फ खाने की आदत का फर्क नहीं है, ये उनके भोजन को स्टोर करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। पौधे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे आलू में या चावल में। ये एक बड़ा भारी मॉलिक्यूल है जो स्थिर जीवन के लिए ठीक है। जानवर अपनी ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, जो अक्सर लिवर और मांसपेशियों में होता है। अच्छा। ग्लाइकोजन को स्टार्च की तुलना में बहुत तेजी से तोड़ा जा सकता है और तुरंत ऊर्जा ली जा सकती है, जो भागने या शिकार करने के लिए जरूरी है। तो स्टोरेज का तरीका भी उनकी जीवन शैली को दर्शाता है। यह बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल पर। नोट्स के अनुसार पौधों में ये बहुत बड़ी होती है, जो कोशिका का 90% हिस्सा तक घेर सकती है, जबकि जंतुओं में ये या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। ये सिर्फ आकार की बात है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ आकार की बात बिल्कुल नहीं है। पौधों में ये बड़ी रिक्तिका एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करती है। ये पानी से भरी होती है और कोशिका भित्ति पर अंदर से एक दबाव डालती है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसी दबाव की वजह से पत्तियां और तने सीधे और कड़े रहते हैं। जब आप किसी पौधे को पानी नहीं देते और वो मुरझा जाता है, तो असल में उसकी कोशिकाओं की रिक्तिका से पानी कम हो जाता है और टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है। ये पौधे का आंतरिक कंकाल है। अच्छा, तो इसी विशाल पानी की टंकी की वजह से पादप कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस एक तरफ कोने में धकेल दिया जाता है, जिसे नोट्स में पेरिफेरल कहा गया है। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोई बड़ी टंकी नहीं होती, इसलिए केंद्रक आराम से बीच में रहता है। कभी सोचा है कि हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन हमारी अपनी कहानी, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक अकेली कोशिका, इतनी छोटी कि दिखती भी नहीं, उससे ये पूरा शरीर, हाथ, पैर, दिमाग, दिल, ये सब कैसे बन जाता है? या ये सोचिए कि जब हाथ पर खरोंच लग जाती है, तो कुछ दिनों बाद वहां नई त्वचा कैसे आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इसके पीछे ना कोई जादू नहीं है, ये तो विज्ञान का एक करिश्मा है जो हर पल हमारे अंदर चल रहा है। और आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन हमारे पास एक बायोलॉजी लेक्चर का सार है, जो इस प्रक्रिया की क्यों और कैसे की परतों को खोलता है। हमारा मिशन है ये समझना कि ये सिर्फ कोशिकाओं का बंटना नहीं है, बल्कि ये जीवन के बनने, बढ़ने और बने रहने का आधार है। चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये पूरा सफर एक कोशिका से शुरू होता है। जब एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं, तो एक सिंगल सेल बनता है, जिसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। और मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है, सिर्फ एक कोशिका और उससे मतलब अरबों खरबों कोशिकाओं का ये पूरा शरीर, ये बनता कैसे है? और ये सवाल ही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। इसका जवाब एक शब्द में है, विभाजन। वो एक कोशिका विभाजित होकर 2 बनती हैं, फिर वो 2 विभाजित होकर 4 बनती हैं, 4 से 8, और ये बढ़ता ही जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार ना हो जाए। इसे समझना ऐसा है जैसे एक ईंट से पूरा महल बन रहा हो, बस हर नई ईंट पुरानी ईंट से ही बन रही है। अच्छा, तो यहाँ कुछ तकनीकी शब्द भी हैं। जो कोशिका विभाजित होती है उसे कहते हैं पितृ कोशिका या पेरेंट सेल। हाँ, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल्स कहते हैं। ये नामकरण बड़ा दिलचस्प है वैसे। बिल्कुल। और ये जो विभाजन है, इसके 2 मुख्य मकसद होते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत में भी बताया गया है। पहला है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम एक कोशिका से इतने बड़े इसी प्रक्रिया की वजह से होते हैं। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है मरम्मत और घावों का भरना, रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। हाँ, जब हमें चोट लगती है तो खराब हो चुकी या मर चुकी कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाएं इसी विभाजन से बनती हैं। मतलब हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आ रही है। ये तो वही बात हुई ना जो 19वीं सदी के वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने कही थी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। हाँ, ओमनी सेलुला ए सेलुला, कि जीवन जीवन से ही आता है। हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। एकदम सही। अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो ना तो शरीर बढ़ेगा और ना ही कोई घाव भरेगा। बिल्कुल, ये जीवन की निरंतरता का मूल सिद्धांत है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा एक ही जैसी होती है, या शरीर की जरूरतों के हिसाब से इसके तरीके भी बदलते हैं? मुझे लगता है कि एक खरोच को भरने और एक नया जीवन बनाने के लिए शायद अलग-अलग तरीकों की जरूरत पड़ती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कोशिका विभाजन एक जैसा नहीं होता। हमारे स्रोत के मुताबिक इसके 3 मुख्य प्रकार हैं और हर एक का अपना खास काम है। सबसे पहला और सबसे सरल है असूत्री विभाजन।
अमीटोसिस। और सूत्री, इसके नाम में अ है जिसका मतलब नहीं होता है। तो क्या ये ऐसा विभाजन है जो असल में विभाजन है ही नहीं? एक तरह से हाँ, ये बहुत ही आदिम मतलब प्रिमिटिव तरीका है। इसमें कोशिका बस बीच में से खिंचकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, ना तो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी गुणसूत्र ठीक से बढ़ता है, नहीं कोशिका किसी खास तैयारी से गुजरती है। बस खिंचाव हुआ और दो बन गए। तो इसका मतलब है कि जीव जैसा था लगभग वैसा ही रह जाता है, कोई खास विकास नहीं होता। स्रोत में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि यही वजह है कि बैक्टीरिया और अमीबा जैसे जीव हमेशा सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक ही रहते हैं। अगर उनमें व्यवस्थित विभाजन होता तो शायद वो भी विकसित होकर बड़े जीव बन सकते थे। बिल्कुल। असूत्री विभाजन में जटिलता और विकास की गुंजाइश ही नहीं होती। इसीलिए प्रकृति ने इससे बेहतर तरीके विकसित किए हैं। और यहीं पर दूसरा प्रकार आता है जो हमारे जैसे जटिल जीवों के लिए बेहद जरूरी है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन, इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। सम यानी बराबर और सूत्री यानी गुणसूत्रों से जुड़ा हुआ। तो क्या इसका मतलब है कि इसमें गुणसूत्र बराबर बढ़ते हैं? एकदम सही। माइटोसिस एक बहुत ही मुनज्जम, बहुत ही कंट्रोल प्रक्रिया है। इसमें एक पितृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पितृ कोशिका के बिल्कुल बराबर होती है। मतलब ये एक तरह की फोटोकॉपी मशीन है? हाँ, बिल्कुल। जो ओरिजिनल है वैसी ही कॉपी बनेगी। वैसे इसकी खोज फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हाँ, फोटोकॉपी मशीन, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। मतलब अगर त्वचा की कोशिका को मरम्मत के लिए नई कोशिका बनानी है तो वो बिल्कुल अपनी जैसी ही कोशिका बनाएगी। हाँ, और ये कोई एक झटके में होने वाला जादू नहीं है। कोशिका के अंदर एक पूरा डांस चलता है। डांस? हाँ, माइटोसिस के कई चरण होते हैं। जैसे एक चरण है मेटाफेज। इसमें सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में एक लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। जैसे स्कूल की असेंबली में बच्चे? बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है ताकि जब बंटवारा हो तो दोनों नई कोशिकाओं को हर गुणसूत्र की एक एक कॉपी एकदम सटीक मिले। इस प्रिसिजन को देखकर हैरानी होती है। वाह, मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर गलती हो जाए तो, अगर ये फोटोकॉपी मशीन बिगड़ जाए और बिना रुके कॉपियां बनाने लगे तो? और ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। जब माइटोसिस का कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है और कोशिकाएं बिना रुके अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती हैं तो वही कैंसर कहलाता है। ओहो। तो माइटोसिस जीवन देने वाला भी है और अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो जीवन लेने वाला भी। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये हुआ दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा और शायद सबसे जटिल प्रकार है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री मतलब आधा? हाँ बिल्कुल, यहाँ अर्ध का मतलब है आधा। तो क्या इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मुझे तो यही लग रहा है। और आप सही हैं। मियोसिस में एक पितृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। 4। माइटोसिस में 2 थीं, यहाँ 4। हाँ, 4। और इन चारों नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पितृ कोशिका से ठीक आधी रह जाती है। अगर पितृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिकाओं में सिर्फ 23 होंगे। इसकी खोज हार्टविंग ने की थी। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके हो गए। असूत्री जो सरल जीवों के लिए है, समसूत्री यानी माइटोसिस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, और अर्धसूत्री यानी मियोसिस जो गुणसूत्रों को आधा कर देता है। अब अगला सवाल ये है कि हमारे शरीर में माइटोसिस और मियोसिस कहाँ और क्यों होते हैं? ये समझने के लिए हमें अपने शरीर की कोशिकाओं को 2 समूहों में बांटना होगा। पहली है कायिक कोशिकाएं, सोमैटिक सेल्स। काया यानी शरीर, तो ये हमारे शरीर को बनाने वाली सारी कोशिकाएं हुई। त्वचा, हड्डी, मांसपेशी, लिवर, दिमाग, सब कुछ। हाँ, वो सारी कोशिकाएं जो हमें हम बनाती हैं। इन सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों को ऑटोसोम भी कहते हैं। ठीक है। शरीर को बढ़ने के लिए या चोट ठीक करने के लिए जब भी इन कोशिकाओं को विभाजित होना होता है तो उन्हें अपनी हूबहू कॉपी बनानी होती है। फोटोकॉपी। बिल्कुल। इसीलिए इन सभी कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है, ताकि 46 गुणसूत्र वाली कोशिका से 46 गुणसूत्र वाली ही नई कोशिका बने। समझ आ गया। मुझे याद है बचपन में जब छिपकली की पूंछ कटकर दोबारा उग आती थी तो मैं हैरान रह जाती थी।
तो क्या वो भी माइटोसिस का एक कमाल है, बस हमसे कहीं ज्यादा एडवांस लेवल पर? बिल्कुल, वो माइटोसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे समूह पर, जो हैं जनन कोशिकाएं, गैमेट सेल्स। ये बहुत खास कोशिकाएं हैं जिनका काम शरीर बनाना नहीं बल्कि अगली पीढ़ी बनाना है। पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म और महिलाओं में अंडाणु यानी ओवा। और जाहिर है इनका काम अलग है तो इनमें विभाजन का तरीका भी अलग होगा। सही पकड़ा, यहाँ पर मियोसिस का रोल आता होगा। एकदम सही। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक बच्चे का निर्माण माता और पिता दोनों की कोशिकाओं से होता है। अगर पिता के स्पर्म में भी 46 गुणसूत्र हों और माता के अंडाणु में भी 46, तो बच्चे में कुल 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। ओहो! ये तो पूरी इंसानी प्रजाति का जेनेटिक कोड ही बदल देगा। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे कोई रेसिपी बना रहे हो। अगर केक बनाने के लिए 1 कप चीनी और 1 कप मैदा चाहिए और मम्मी पापा दोनों ही पूरा 1-1 कप ले आए, तो केक में सब कुछ 2 गुना हो जाएगा। और वो खराब हो जाएगा। हाँ, तो जरूरी है कि दोनों आधा-आधा कप लाएं ताकि मिलकर एक सही केक बन सके। क्या बेहतरीन एनोलॉजी है। बिल्कुल यही होता है। मियोसिस ये सुनिश्चित करता है कि स्पर्म और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी 23 हो जाएं, ताकि जब वे मिलें तो बच्चे में फिर से 46 गुणसूत्रों का सही सेट तैयार हो। और यहाँ भी गलतियों की गुंजाइश होगी। बिल्कुल। अगर मियोसिस में गुणसूत्रों के बंटवारे में जरा सी भी गलती हो जाए, जैसे किसी कोशिका में 23 की जगह 24 गुणसूत्र चले जाएं, तो अगली पीढ़ी में डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो मतलब माइटोसिस हमारी पहचान को बनाए रखता है और मियोसिस पीढ़ियों के बीच की निरंतरता को। वाह, क्या बात कही है। एक शरीर बनाता है, दूसरा परिवार। ये तो कमाल का संतुलन है। चलिए, अब इस जानकारी को एक मजेदार विचार प्रयोग के जरिए परखते हैं। हमारे स्रोत में कुछ संख्यात्मक उदाहरण दिए गए हैं जो इस प्रक्रिया के पैमाने को दिखाते हैं। पहला सवाल, अगर शरीर को 1000 शुक्राणु कोशिकाएं बनानी हैं, तो इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कितनी पितृ कोशिकाओं की जरूरत होगी? इसका जवाब मियोसिस की प्रक्रिया में छिपा है। शुक्राणु एक जनन कोशिका है, इसलिए उसमें मियोसिस होता है। सही। और हमने बात की थी कि मियोसिस में एक पितृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, 1 से 4। तो 1000 शुक्राणु बनाने के लिए हमें 1000 को 4 से भाग देना होगा, यानी 250। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल, अगर शरीर को 5000 कायिक कोशिकाएं, मान लीजिए त्वचा की कोशिकाएं बनानी हैं, तो कितनी शुरुआती कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी? त्वचा एक कायिक कोशिका है, तो उसमें माइटोसिस होगा। हाँ, माइटोसिस। और माइटोसिस यानी हमारी फोटोकॉपी मशीन एक पितृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। सही। इसलिए 5000 नई कोशिकाएं बनाने के लिए हमें 5000 को 2 से भाग देना होगा। तो ये हुआ 2500। एकदम सही। 2500 पितृ कोशिकाओं से यह प्रक्रिया शुरू होगी। शरीर की लगभग हर कोशिका सिवाय प्रजनन कोशिकाओं के। अच्छा। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वृद्धि और मरम्मत। और ये काम वो एक कोशिका से 2 हूबहू आइडेंटिकल कोशिकाएं बनाकर करता है। बिल्कुल, एक परफेक्ट फोटोकॉपी। तो ये फोटोकॉपी की प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके क्या क्या चरण हैं? इसे एक बहुत ही सधे हुए डांस की तरह समझिए, जिसके कुछ तय स्टेप्स हैं। ठीक है। पहला स्टेप है प्रोफेज। ये सबसे लंबा चरण है। यहाँ कोशिका का कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस अपनी बाहरी दीवार, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, को गलाना शुरू कर देता है। मतलब बंटवारे के लिए पहले घर की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं? दिलचस्प है। हाँ, एक तरह से। जब तक ये दीवार नहीं हटेगी, अंदर मौजूद क्रोमोसोम बाहर नहीं आ पाएंगे और बंटवारे के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज। अब सारे क्रोमोसोम जो अब तक बिखरे हुए थे, कोशिका के बिल्कुल बीच में आकर एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक सीधी लाइन में, जैसे स्कूल में असेंबली के लिए बच्चे लाइन में खड़े होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। ये बहुत जरूरी चरण है, क्योंकि यहाँ सुनिश्चित किया जाता है कि हर क्रोमोसोम का बंटवारा बिल्कुल बराबर हो, कोई गड़बड़ ना हो। और अगर गड़बड़ हो जाए तो? मतलब अगर कोई क्रोमोसोम लाइन में ठीक से खड़ा ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोशिका के अंदर एक बहुत सख्त क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर कोई क्रोमोसोम ठीक से लाइन में नहीं लगता, तो प्रक्रिया वहीं रुक जाती है जब तक कि गलती सुधारी न जाए। अच्छा, एक चेक पॉइंट की तरह। हाँ, लेकिन कभी-कभी ये सिस्टम फेल हो जाता है। उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तो सब कुछ लाइन में लग गया। अब आता होगा असली खिंचाव और बंटवारा। हाँ, अगला चरण है एनाफेज। यहाँ हर क्रोमोसोम, जिसकी पहले ही एक कॉपी बन चुकी थी, वो अपनी कॉपी से अलग होता है। टूटकर। हाँ, बीच से अलग होता है
और कोशिका के दोनों सिरों से धागे जैसी संरचनाएं, जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, वो इन अलग हुए हिस्सों को पकड़कर विपरीत दिशाओं में खींचने लगती हैं। एक तरह की रस्साकशी। बिल्कुल, जहां दोनों टीमें बराबर ताकत से खींचती हैं। तो अब जेनेटिक मटेरियल का एक सेट एक तरफ और दूसरा हूबहू सेट दूसरी तरफ पहुंच गया। बिल्कुल, और जैसे ही ये दोनों सेट अपने अपने सिरों पर पहुंचते हैं, टीलोफेज शुरू हो जाता है। टीलोफेज। यहाँ प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है। क्रोमोसोम के दोनों समूहों के चारों ओर एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी नई दीवार बननी शुरू हो जाती है। तो अब एक ही कोशिका के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस तैयार हो गए। हाँ, लेकिन कोशिका तो अभी भी एक ही है। ये अलग कैसे होते हैं? ये आखिरी और सबसे तेज चरण में होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस। कोशिका बीच से पिचकना शुरू होती है, जैसे आप किसी गुब्बारे को बीच से दबाएं, और आखिरकार दो अलग अलग कोशिकाओं में बंट जाती है। और ये दोनों कोशिकाएं जेनेटिक रूप से अपनी पेरेंट कोशिका की 100% कॉपी होती हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब त्वचा पर चोट लगती है तो नई त्वचा ही बनती है, हड्डी नहीं। ये परफेक्ट कॉपी वाला आइडिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपने पहले इशारा किया था कि इस फोटोकॉपी मशीन में कभी कोई गड़बड़ भी होती है। होती है, और जब होती है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि कभी-कभी डीएनए कॉपी होते समय कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। ज्यादातर समय कोशिका इन गलतियों को सुधार लेती है, या अगर सुधार नहीं पाती तो खुद को नष्ट कर लेती है। एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। अच्छा। लेकिन अगर कोशिका का वो कंट्रोल सिस्टम ही खराब हो जाए जो उसे रोकने का आदेश देता है, तो कोशिका बिना रुके अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। और कोशिकाओं का यही अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। वाह, तो कैंसर का मूल कारण कोशिका विभाजन के इस सबसे बुनियादी नियंत्रण का बिगड़ जाना है। हाँ, अच्छा, माइटोसिस जीवित कोशिकाओं की मरम्मत करता है। पर एक बात बताइए, हमारे शरीर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना दर्द के काट सकते हैं, जैसे बाल या नाखून। वहां क्या होता है? बहुत बढ़िया कनेक्शन जोड़ा आपने। बाल और नाखूनों का जो हिस्सा हम काटते हैं वो असल में मृत कोशिकाओं से बना होता है। डेड सेल्स। हाँ, उनमें नसें या खून की सप्लाई नहीं होती, इसलिए दिमाग तक दर्द का कोई सिग्नल नहीं पहुंचता। उनकी ग्रोथ नोक से नहीं बल्कि जड़ से होती है, जो त्वचा के अंदर होती है। और जड़ों में जीवित कोशिकाएं होती है जो लगातार माइटोसिस के जरिए विभाजित होती रहती हैं। और इन मृत कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेलती हैं। बिल्कुल, इसीलिए जब नाखून ज्यादा अंदर से कट जाए तो दर्द होता है, क्योंकि तब हम जीवित कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। समझ गया। तो माइटोसिस शरीर को बनाए रखने और उसकी मरम्मत के लिए है, एक जैसी कोशिकाएं बनाकर। लेकिन जब एक नई जिंदगी बनानी हो, एक नया इंसान बनाना हो, तब तो एक जैसी कॉपी बनाना काम नहीं आएगा। माता पिता की हूबहू कॉपी तो नहीं बनती, वहां विविधता की जरूरत होती है। आपने मुद्दे की बात पकड़ ली। यहीं पर जीवन का दूसरा मास्टर ब्लूप्रिंट मियोसिस सामने आता है। मियोसिस। यह प्रक्रिया माइटोसिस से बिल्कुल अलग मकसद के लिए है। इसका काम शरीर बनाना नहीं बल्कि प्रजनन के लिए विशेष कोशिकाएं बनाना है। यानी पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवा। हाँ, और यहाँ लक्ष्य कॉपी बनाना नहीं बल्कि विविधता पैदा करना है। तो ये विविधता की फैक्ट्री कैसे काम करती है? मियोसिस 1-2 चरणों वाला विभाजन है। इसे आप मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कह सकते हैं। पहले चरण में बहुत कुछ माइटोसिस जैसा ही होता है। कोशिका विभाजित होकर 2 बनाती है, लेकिन यहीं पर एक जादुई घटना होती है जो सारी कहानी बदल देती है। जादुई घटना? ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हाँ, प्रोफेज 1 के दौरान जब क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे के पास आते हैं तो वो आपस में अपने कुछ हिस्से बदल लेते हैं। एक दूसरे से? हाँ, इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास 2 अलग-अलग लेखकों की किताबें हैं और आप एक किताब के कुछ पन्ने निकालकर दूसरी में लगा देते हैं और दूसरी के कुछ पहली में। अच्छा, तो अब दोनों ही किताबें पहले से अलग और अनोखी हो गई हैं? बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से एक ही माता पिता के बच्चे भी एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हर स्पर्म और हर अंडे में क्रोमोसोम का एक अनूठा मिश्रण होता है। यही आनुवंशिक विविधता की नींव है। कमाल है। क्रॉसिंग ओवर के बाद मियोसिस 1 के अंत में कोशिका 2 में बन जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ये दोनों नई बनी कोशिकाएं बिना कोई तैयारी किए, बिना अपना डीएनए कॉपी किए तुरंत मियोसिस 2 में चली जाती हैं। एक और विभाजन? हाँ, एक बार फिर से विभाजित होती हैं। तो अंत में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा अंतर है। अंत में बनने वाली ये 4 कोशिकाएं न सिर्फ एक दूसरे से और अपनी पेरेंट कोशिका से अलग होती हैं, बल्कि उनमें क्रोमोसोम की संख्या भी पेरेंट कोशिका से ठीक आधी रह जाती है। आधी? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका क्या मतलब हुआ? यहीं पर हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कोशिकाओं के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं डिप्लॉइड होती हैं,
यानी उनमें क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, कुल 46। 30 माँ से और 23 पिता से। सही। लेकिन मियोसिस के बाद बनने वाले स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड होते हैं। उनमें जोड़े नहीं होते, सिर्फ 23 अकेले क्रोमोसोम होते हैं। तो मियोसिस वो प्रक्रिया है जो 46 क्रोमोसोम वाली डिप्लॉयड कोशिका से 23 क्रोमोसोम वाली हैप्लॉयड कोशिकाएं बनाती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों जरूरी है? संख्या आधी क्यों करनी पड़ती है? सोचिए, अगर स्पर्म और ओवा में भी 46 क्रोमोसोम होते तो उनके मिलने से बनने वाले बच्चे में 92 क्रोमोसोम हो जाते। और उसकी अगली पीढ़ी में 184। हाँ, प्रजाति का पूरा जेनेटिक बैलेंस ही बिगड़ जाता। मियोसिस यह सुनिश्चित करता है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए, ताकि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म 23 क्रोमोसोम वाले ओवा से मिले तो बच्चे में वापस 46 की सामान्य डिप्लॉयड संख्या स्थापित हो जाए। बिल्कुल। यह प्रकृति का गणित है जो जीवन के सातत्य को बनाए रखता है।